मजबूत शुरुआत के बाद उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में आज का कारोबार और हरे निशान के साथ वक्त बिताता हुआ निफ्टी। तो बड़ा सवाल ये कि इस आखिरी 1.5 घंटे के कारोबार में रिकवरी और बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, जो आप दुकानों के बाहर लाइन की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं और भी सोशल मीडिया देख रहा था और कुछ न्यूज़ सोर्सेज देख रहा था। आज भी उतनी ही बड़ी लाइन लगी हुई है। तो 70% टैक्स लगाने से लोगों का एंथुजियाज्म कम नहीं हुआ है। आज भी कल के जैसी ही लाइन्स लगी हुई हैं जहां तक लिकर शॉप्स का रही है। पर बाजार की बड़ी बातें क्या है सर? इस समय हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में ट्रेड है, पर उसके बीच काफी उतार चढ़ाव है। तो लाइन लगातार बनी हुई है। चलिए, जहां लोगों को मौका मिले वहां लाइन लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बाजार में मजबूती का माहौल है। 0.5% की तेजी निफ्टी में आपको दिखेगी। इस वक्त 9350 के ऊपर बाजार आपको नजर आएंगे। और आज की मजबूती में सबसे ज्यादा योगदान मेटल शेयरों का है। ग्लोबल मार्केट में जिस तरह की मजबूती थोड़ी दिख रही है, कल के पिटे हुए मेटल शेयर थोड़े मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही ऑटो शेयरों में भी रिकवरी आई है। आईटी शेयर और प्राइवेट बैंक थोड़ा थोड़ा मजबूत होते हुए आज के सेशन में। लेकिन आज जो बिकवाली है वो फार्मा और एफएमसीजी में है। लगातार तीसरा दिन है, ये थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। तो जो मजबूती फार्मा और एफएमसीजी में एक हफ्ते पहले तक दिखी थी, अब वो कहीं कहीं ठंडी पड़ती हुई दिख रही है। सरकारी बैंक भी आज कमजोर है, ये आप देख सकते हैं। अब आइए कच्चे तेल में उछाल जबरदस्त है। 7% उछलकर $29 के आसपास पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड, यानी कि अब 20 के आसपास नहीं, 30 के आसपास कच्चा तेल होता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में शानदार तेजी है। 2-2.5% तक यूरोप के बाजार मजबूत है। और उसकी वजह है अमेरिका के बाजार। एक तो ये कि कल जब यूरोप के बाजार बंद हुए तो काफी कमजोर बंद हुए थे, क्योंकि अमेरिका में कमजोर सेशन की आशंका थी। लेकिन उसके विपरीत अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से 400 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुए। दूसरा ये कि आज अमेरिका की फ्यूचर्स 1% मजबूत दिख रहे हैं। तो इन दोनों के चलते यूरोप के बाजारों में अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये आपके सामने इस वक्त पूरा ग्लोबल मार्केट्स का संकेत। तो दीप, इंटरेस्टिंग है, आज के बाजार दोनों तरफ ट्रेड होता दिख रहा है, तेजी और मंदी की तरफ। बिल्कुल अनिल जी, और आप ये बता भी रहे थे, कल जब हम सुबह भी बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि जितनी तेज़ गिरावट मार्च में थी और जितनी अच्छी रिकवरी अप्रैल में है, अब मई वैसा महीना नहीं रहेगा, तो उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। और हमने देखा कल की भारी गिरावट के बाद आज रिकवरी भी आई है और उसके बाद थोड़ा दायरे में हो रहा है। इस बीच रुपए की भी बात करें सर, तो 10 पैसे मजबूत होकर ही बंद हुआ है, तो रुपए से में भी आज थोड़ी स्ट्रेंथ लौटी है। तो सर, एक सवाल जो एक छोटा सा बन रहा था कि कल की जो गिरावट थी, क्या वो एक थोड़ा ओवर रिएक्शन था, या फिर इतनी तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन जायज था, या फिर आज की जो मूव है वो समझने में थोड़ी मुश्किल आनी चाहिए? कौन सा जो अनयूजुअल मूव था वो कल था या आज है सर? मुश्किल सवाल पूछने शुरू कर दिए दीपा आजकल आपने। कल की गिरावट ओवर रिएक्शन था, ओके। चलिए, इसका जवाब मैं 2 तरीके से दूंगा। अगर आप सिर्फ डे ट्रेड के लिहाज से कहेंगे तो ओवर रिएक्शन हो सकता है। और इसीलिए कल मैंने आपको याद है 3:20 पर ये कहा कि बाजार जिन लेवल्स पर बंद हो रहे हैं वो मेक और ब्रेक है। जहां से 200-250 पॉइंट का मूव किसी भी एक तरफ बनने की पूरी जगह है, एकदम बीचों बीच में बंद हो रहे हैं जहां पर आप बंद हो रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि आप पोजीशन जीरो करके जाइए। तेजी करने की हिम्मत है नहीं और मंदी करने का ये लेवल ठीक है नहीं। तो अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लेकर चलें कि आज कल का नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने का, तब तो कोई ओवर रिएक्शन नहीं है। तब तो बिल्कुल ओवर रिएक्शन नहीं है। अगर 500-600 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा कई कारण, चाहे वो कोरोना के हों, चाहे पैकेज में देरी के हों, चाहे लीवर रिलायंस के नतीजों के रहे हों, मतलब कुल मिलाकर चाहे चाइना के ऊपर ट्रम्प साहब ने आंखें तरेरी हो, ये ढेर सारे कारण थे आपके पास कल, जिसकी वजह से अगर आप 500-600 पॉइंट गिरे, वो आपको डेटा में भी दिख रहा है। और ये गिरावट सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रेडर्स की तरफ से हुई है। कल आपने देखा किस तरह से एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने दबाकर बिकवाली की है। तो इसका मतलब कल की गिरावट, वैसे आप मीडियम टर्म के आउटलुक के लिहाज से देखें, से सपोज मेरा व्यू मार्केट पे फर्ज करें कि खराब है और मुझे ये लगता है कि निकलना चाहिए मार्केट में, तो अब मुझे यही तो डिसाइड करना है कि मुझे 9300 पर निकलना है या 9500 पे, 9800 या 10500 पर निकलना है। ठीक है, तो अगर कोई फंड है और या कोई इन्वेस्टर है जिसको व्यू क्लियर कट है, तो फिर उसके लिए बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप 9500 पे बेच रहे हो, 9800 पर बेच रहे हो। 200-300 पॉइंट के लिए आप 2-3 हजार पॉइंट का अगर व्यू लेकर चल रहे हो तो फिर आप वो देखेंगे नहीं। तो उस लिहाज से ओवर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडर, डे टू डे ट्रेडर के लिहाज से देखें तो ओवर रिएक्शन हो सकता था, क्योंकि आप जिन लेवल्स पर बंद हुए बेहद अहम है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 दिन अमेरिका 1000 पॉइंट गिरा और कल फिर से 250-300 पॉइंट नीचे खुलकर
300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे खुलकर अगर अमेरिका ट्रेड करता है तो 3 दिन में 1300-1400 पॉइंट की डाउ में कमजोरी है। अब वो जमाना चला गया दीप, मार्च वाला, जब हर रोज 4 डिजिट में डाउ ऊपर नीचे होता था। अब वो टाइम नहीं है। अब 200-300 पॉइंट का मूव सफिशिएंट है। तो उस लिहाज से अगर 1300-1400 पॉइंट डाउ एक साथ 3 दिन में गिर जाए, 2.5 सेशन में गिर जाए, तो उसमें रिकवरी आना स्वाभाविक है। वो रिकवरी आपने कल सेकंड हाफ से देखी, आखिरी 1 घंटे से में देखिए डाउ में, वो अभी बढ़ती हुई दिख रही है। तो मेरा पॉइंट ये कि अगर आप मीडियम टर्म व्यू लेंगे, कहीं कोई ओवर रिएक्शन नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म डे टू डे बेसिस पे व्यू लेंगे तो कल मंदी वाले के लिए इससे ज्यादा आप एक दिन में क्या सोच सकते हो कि इतना बढ़िया आपको मंदी का मौका मिले कि इतना नीचे जाकर बाजार बंद हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ओवर रिएक्शन था और वो आज बाजार करेक्ट करता हुआ, ठीक करता हुआ दिख भी रहा है। ओके, तो वही है, कल शायद थोड़ी ज़्यादा सेलिंग होगी और उसका एक करेक्टिव मूव भी आ रहा है। ग्लोबल क्यूज भी इस समय पॉजिटिव हैं, भारतीय बाजार भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली हुई ओपनिंग के बाद, पर अभी भी 0.5% ऊपर आपको इंडेक्स दिखेगा। चलिए देख लेते हैं कि आज कैसा एक्शन बन रहा है। जी सर, जी सर। जी, और हाँ, जो एक्शन बनने की आप बात करें तो उसी पर मैं आ रहा हूं और एक्शन के बनने की शुरुआत यहां पर होती हुई दिख रही है। पहली चीज तो ये बता दूं कि 2:15 बजे आपके सामने बसीन साहब जुड़ेंगे और जो आपको कुछ बेहतरीन कॉल्स देंगे, लेकिन उससे पहले वागले साहब तैयार हैं क्लोजिंग शो की शुरुआत करने के लिए और शुरुआत में ही वागले साहब का BTST कॉल। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु जी वागले साहब बताएं। आपका स्टॉक मेरे रडार पर आ रहा है, जो शायद आपने मॉर्निंग में कवर किया था, वो ऑलरेडी 6% नीचे है और एक और फर्दर डाउन साइड के लिए तैयार है। स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवेल MCD। 511 का करंट भाव है। मेरे लिए आइडियल सेल है 513 से 515, बट यहाँ पर भी बेच सकते हैं, शायद ऊपर बाउंस बैक ना हो। मुझे लगता है 495 तक के डाउन साइड में देख रहा हूँ और वो आज ही देख रहा हूँ। और आपका स्टॉप लॉस 518 रुपए 50 पैसा होना चाहिए। ओके, तो मैकडॉवेल पर आप जो बिकवाली की राय दे रहे हैं, पहले तो मेरा धन्यवाद सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि आपके वजह से मेरा 525 और 510 ये जो 2 टारगेट आज के थे, जी हाँ, 525 और 510 ये दोनों ही टारगेट हासिल हुए। आज का लो है 510 रुपए 35 पैसे। तो साइन सील डिलीवर्ड, मेरे टारगेट हासिल हो चुके हैं, मुझे मुक्त करें और अब आगे की कमान संभालेंगे वागले साहब। मैकडॉवेल में 518 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको बेचना है। 495 रुपए के टारगेट के लिए आपको मैकडॉवेल में करनी है बिकवाली। ये है राय वागले साहब की तरफ से, एक बेहतरीन स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। तो चलिए, ये शुरुआती कारोबार में आपके लिए हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे इवेंट्स भी, और साथ ही हम आपको ये बताएंगे भी कि आज बाजार खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें आई हैं जिनके दम पर एक्शन होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आते दिख रहे उस पर और राय ले ली जाए, और उसमें से एक है जस्ट डायल। क्योंकि क्लोजिंग में, सुबह वाले शो की क्लोजिंग में आखिरी कॉल वागले साहब आपने जस्ट डायल शॉर्ट करने का दिया था 363 से 368 रुपए की रेंज में। 375 माफ कीजिएगा, 375 का स्टॉप लॉस था और 351 का टारगेट एग्जैक्टली 351 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बताइए अपडेट, प्रॉफिट बुक कर लें, एंजॉय करें लाइफ, या अभी थोड़ा वक्त है और? अनिल जी, वैसे तो टारगेट आ गया है, तो आपका सिर्फ डे ट्रेडिंग का व्यू है तो बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा एग्रेसिव व्यू चाहिए तो मेरा 335 338 तक के डाउन साइड में देख रहा हूँ। यहाँ से भी एक 12 से 14 रुपए नीचे में देख रहा हूँ, और 12 से 15 रुपए। तो उसके लिए आपको 356 का स्टॉप लॉस लेना होगा और खड़े रहना होगा अगर आपने ऑलरेडी बेचा है तो। और 343 और 336 के 2 नए टारगेट्स मैं देता हूं। मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, गिरावट कंटिन्यू होनी चाहिए। बिल्कुल, और जब जस्ट डायल की बात हो तो वागले साहब की पकड़ एकदम ज़बरदस्त है इस स्टॉक में। हर बार अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही पकड़ते हैं और इस बार और बिकवाली आती हुई दिख रही है जहां तक जस्ट डायल का सवाल है। तो जस्ट डायल पर शॉर्ट पोजीशन है, सुबह अगर आपने इनिशिएट करी मुनाफा वसूल कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, और भी गिर सकता है। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स पर एक फ्रेश कॉल आती हुई और अनिल जी के दोनों टारगेट्स आ ही गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स की जो इस समय थोड़ा आपको प्रेशर दिखा रहे हैं।
एशियन पेंट्स सुबह से गिर रहा है, यहाँ पर प्रेशर है, हालांकि 1600 के लेवल के वापस आ गया है, पर आज लगातार दूसरे दिन जो एफएमसीजी स्टॉक्स है वहां पर बिकवाली आ रही है और इस समय डाबर पर बिकवाली का प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, जरा डाबर की चार्ट देखिए, अब 450 के पास वापस आ गया है, तो एक जो रैली आई थी स्टॉक में इन्हीं लेवल्स के आसपास से आई थी, अब वापस उन्हीं लेवल्स पर आता हुआ अभी दिख रहा है। और गिरावट संभव है डाबर में या फिर यहां पर सपोर्ट आ जाएगा? हाय दीपांशु, गुड आफ्टरनून। दीपांशु देखिए, डाबर के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है और स्टॉक आज 200 डीएमए लेवल्स ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर अगर आज की क्लोजिंग अगर 460 के नीचे आ जाती है तो वो फिर नेगेटिव संकेत होंगे और फिर नीचे में 440 तक के लेवल डाबर में देखने को मिल सकता है। लॉन्ग पोजीशंस के लिए एक बार वेट एंड वॉच करें, फ्रेश बाइंग अभी ना करें, थोड़ा और नीचे आने दें, उसके बाद स्टॉक को फिर से रिव्यू करेंगे। ओके, थोड़ा और नीचे आने देते हैं, फिर स्टॉक को रिव्यू करेंगे। इस समय कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। पर आइए देख लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज मार्केट खुलने के बाद खबरों के दम पर जहां पर रिएक्शन आए हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार हैं पूरी लिस्ट के साथ। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए नतीजों के लिहाज से वरुण बेवरेजेस इसके अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार 40 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। साथ ही जो आय है इसमें भी आप देखिए 1380 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़ पे आय आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 218 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ पे आता हुआ दिखा और मार्जिन 15.8% से बढ़कर 16% पर आते हुए दिखे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी इंकरेजिंग है, पॉजिटिव है। इनका मानना है कि लॉकडाउन खत्म होते ही जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, तो ये पॉजिटिव है। साथ ही आज लिकर स्टॉक्स पर काफी एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। सुबह से आप देखिए सबसे पहली खबर आज दिन भर में ये आई थी कि आंध्र प्रदेश में शराब की जो दाम है, कीमत है, वो 50% और बढ़ा दी है। दिल्ली के बाद ये कदम आंध्र प्रदेश ने भी उठाया है। और साथ ही दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी शराब की शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन जोन्स है यहाँ पे जो लिकर है उसकी होम डिलीवरी की जाएगी, तो ये खबरें आती हुई दिख रही है। और डिलीवरी चार्ज 120 रुपये प्रति ग्राहक का चार्ज कर दिया जाएगा। साथ ही आज भारत डायनामिक्स पर आप नजर रखें, वेंटिलेटर बनाने के लिए नौका रोबोटिक्स के साथ कंपनी ने करार किया है। इसके बाद स्टॉक में करीब 2.5 से 3% तक की तेजी देखी गई थी। और बड़े सौदों में आज 3 स्टॉक्स पर नजर है, पीएफसी, अशोक लेलैंड और इंडियन होटल्स। सबसे ज्यादा इंडियन होटल्स में आज हमें ब्लॉक डील्स देखने मिली है। करीब 57 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 73 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। अशोक लेलैंड में 10 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं करीब 50 रुपए के प्रति शेयर के भाव पर। और पीएफसी में 17 लाख शेयरों के आज सौदे हुए 91 रुपीज 20 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। तो तीनों में एक्शन। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने भरपूर एक्शन देखा है इस समय। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए देवांशी। कुणाल जी, एक कैश स्टॉक, इसके बाद इसके बारे में बात करूंगा आपसे, पर उससे पहले चार्ट कॉर्नर तैयार है, बिगुल बजाते हैं कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारी बिकवाली की राय है हीरो मोटर कॉर्प पे, जहां पर एक बड़ी रैली आते हुए देखी थी। अब टेक्निकली अगर आप देखें, कल के लोज को स्टॉक ने तोड़ा है और एक आवरली चार्ट पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। हीरो मोटर कॉर्प को बेचने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत ही क्लियर ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है और बहुत कम ऐसा होता है दीपांशु कि बिल्कुल मौके पर हम कॉल दे पाते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल सही मौके पर एकदम जब ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पर, तभी बिकवाली की राय दे रहे हैं। क्लियर ब्रेकडाउन है यहाँ पर। 1940 रुपए का पहला और 1915 रुपए का दूसरा टारगेट रखें तो 1940 और 1915 के लिए शॉर्ट करना है। 2000 का स्टॉप लॉस रखें। हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली की राय। बिल्कुल, तो आज थोड़ी मिली जुली रही है ऑटो स्टॉक्स की चाल। कुछ ऑटो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है, पर हीरो मोटो में एक क्लियर ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है और चार्ट पे भी देखिए डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। तो हीरो मोटो पर बिकवाली की राय इस समय। चलिए मानसी के पास भी चलते हैं और जान लेते हैं कि कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नजर है आज, कल और परसों। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। रिजल्ट्स और बोर्ड मीट्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे आज। एक तो अदानी पोर्ट और फायदा बाजार में नाइटी टेक और एसबीआई लाइफ के नतीजों का इंतजार है।
ट्रेडिंग आवर्स के दौरान कभी भी ये नतीजे आते हुए हम देख सकते हैं। कल से अगर बात करें, आईएफएल फाइनेंस की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। एनसीडीज के जरिए कंपनी 1000 करोड़ की पूंजी जुटाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा एनएचटीसी की भी एक बोर्ड बैठक है। यहाँ पर भी कर्ज के जरिए 2000 करोड़ तक जुटाने का कंपनी विचार कर रही है, जिस पर इस बैठक में कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। नतीजों के लिहाज से दिन के दौरान वायदा बाजार में येस बैंक और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों ही कंपनियां अपने नतीजे पेश कर सकती है, जिस पर नजर रखेंगे हम। और साथ ही गुरुवार के दिन की अगर बात करें, यानी कि 7 मई की, एक तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, मई सीरीज की पहली एक्सपायरी होगी, जिस पर हमारी नजर होगी। इसके अलावा नतीजों के अगर बात करें, एचसीएल टेक पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स निफ्टी स्पेस की कंपनी के आते हुए दिखेंगे, और वायदा बाजार में आरबीएल बैंक के नतीजे आएंगे। और साथ ही कंपनी पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक भी करेगी नतीजों के ही साथ, तो इस पर भी फोकस रहेगा। ओके, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं नतीजों के दम पर भी। आज कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप आने वाले दिनों में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी डिटेल्स के लिए मानसी। चलिए देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको भरपूर एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। वागले साहब, एक स्टॉक जिसके बारे में आपने पहले भी बात करी है, एस्कॉर्ट्स, जरा इसकी बात करिए। आज ऑटो स्टॉक्स की थोड़ी मिक्स चाल चल रही है। सुबह के सेशन में काफी एक्टिव था एस्कॉर्ट्स, एक ब्रेकआउट भी आया, उसके बाद उतना सस्टेन नहीं कर पाया। इस समय एस्कॉर्ट्स पर कैसा ट्रेड बन रहा है? यहाँ पर आप ब्रेकडाउन देख रहे हैं या फिर अच्छी रैली आ सकती है? दीपांशु, माइल्डली नेगेटिव मैं कहूंगा। 680 ऑन द डाउन साइड ब्रेक नहीं होना चाहिए और 700 705 ऊपर में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो 10 रुपए का दायरा नीचे और ऊपर के रेंज में होगा। तो अगर बेचना है तो 675 के नीचे अगर टूटता है तो एक 20 रुपए की मूव मिल सकती है। हल्का सा साइडवेज टू नेगेटिव, ये मेरा व्यू है, बट कोई ट्रेड सेटअप क्लियर है नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस बीच विश्वेश चौहान हमारे साथ हैं और विश्वेश जी के लिए बिगुल BTSTT का। विश्वेश जी बताइए। अनिल जी, देखिए, मेरा लास्ट ये मानना है कि जहां तक एक रिस्क है मार्केट में कि शायद गवर्नमेंट कुछ पैकेज वगैरह अनाउंस करे, उसके चलते अप मूव आ सकता है। अदर देन दैट, लार्जर स्ट्रक्चर मार्केट का वीक हो गया है, तो वो लार्ज एक्सटेंट मेरे हिसाब से एक ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ से मार्केट बहुत लार्जली नीचे जा सकता है। तो इसके चलते मोर और लेस शॉर्ट करने की सलाह होगी। तो जो मैंने स्टॉक चुना है वो फाइनेंशियल सेक्टर से है, जो अभी तक गिरा नहीं था और आज के दिन में गिरने के लिए तैयार लग रहा है। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, 380 रुपीज के आसपास चल रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कल के दिन के बाद एक बहुत ही बैरिश फॉर्मेशन हुआ, जिसको आइलैंड रिवर्सल बोलते हैं, और सेंटर में डोजी फॉर्मेशन है। अब जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में आज के दिन में लो वॉल्यूम से प्राइस डिक्लाइन हुआ है, मुझे लग रहा है सीधा स्टॉक 320 की ओर जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, स्टॉक गिरा नहीं है। जो लार्जर पुल बैक था कहीं ना कहीं खत्म हो गया। और मुझे याद है इंश्योरेंस सेक्टर को जिस तरह से हमने बजट के दिन में बेचा था, उस हिसाब से मुझे लग रहा है इंश्योरेंस सेक्टर के वापस वैसे ही दिन आ सकते हैं, क्योंकि पुल बैक तो लार्जर खत्म हो गया। तो 390 का स्टॉप लॉस रखिए, 380 पे बेचना है, 340 320 दो टारगेट रहेंगे। ओके, 340 एक बार जरा विश्वेश जी आपके लेवल्स वापस बोले, आवाज तो मुझे एकदम साफ नहीं है। 340 और 320, राइट? और स्टॉप लॉस भी बता दें। जी सर, 380 पे बेचना है, 340 320 का टारगेट पोजिशनल व्यू है। ऊपर आए तो वापस बेचिए, 390 का स्टॉप लॉस रखिए। लार्जली स्ट्रक्चर वीक है, बैंक निफ्टी एटलीस्ट 1000 पॉइंट गिर सकता है, तो ये स्टॉक तो डेफिनेटली यहां से और गिर सकता है। ओके, चलिए, ये है आपके लिए राय। और इस बीच थोड़ी देर में बसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे भी हम कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स लेंगे, अपडेट लेंगे और बताएंगे क्या कुछ करना है। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो बेहद मजबूती से ऊपर आया वो है इंडिगो, 3% मजबूत है। अविनाश गोरक्षकर साहब हमारे साथ हैं। सर, खरीदने का मन होता है इन लेवल्स पे या फिर अभी इंतजार करें? क्या करना चाहिए? इनफैक्ट अनिल जी, इंडिगो में अगर 2-3% का मूव मिला है तो मुझे लग रहा है एक बेहतरीन मौका है उसको बेचने के लिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे Q4 के आने वाले हैं, प्लस जिस प्रकार का आउटलुक आने वाले 6 से 12 महीने के लिए बहुत ही खराब नंबर आने की अपेक्षा है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई लॉन्ग पोजीशन ना बनाए, बट हालांकि अगर किसी को शॉर्ट टर्म नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि नतीजे आने के बाद काफी गिरावट आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री और जो हेडविंड्स है वो काफी नेगेटिव है। तो यहाँ से निकल जाए, यही राय रहेगी।
ओके, तो यहाँ से निकल जाइए। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिले इन शेयर्स में तो फिर वो लेना बेहतर है, जिस तरह का मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब पर रहा है। हालांकि आज आप देखेंगे तो अच्छी मूव आती हुई यहाँ पर दिख रही है। एक स्टॉक और जिसमें एक थोड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, राकेश जी जरा आप वोल्टास की चार्ट देखिए, एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। फर्दर बिकवाली की राय होगी, प्रेशर आता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए दीपांशु, ब्रेकडाउन है, बट ये ब्रेकडाउन कल हुआ था 475 के नीचे, और एज ऑफ नो नीचे में इसके अभी जो ऑनगोइंग गिरावट आई थी उसमें 449 के लोस लगे थे। तो फ्रेश बिकवाली तब करनी चाहिए जब 449 के नीचे की एक डिसाइसिव क्लोजिंग है। ट्रेंड खराब है, कोई पुल बैक आता है, 470 के भाव मिलते हैं तो बेचना चाहिए। 455 के अराउंड बिकवाली की राय नहीं है, तब बेहतर होगा 449 के लेवल्स टूटे तब बेचना चाहिए। ओके, ठीक है, 449 के नीचे जाए तब फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए। हालांकि इस समय देखें तो डेज लो पर जरूर आता हुआ आपको दिख रहा है स्टॉक। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो फोकस में है। कुछ ही देर में हम अर्निंग्स आने वाली हैं। आज अदानी पोर्ट्स के नंबर्स आने वाले हैं जहां तक दिग्गज कंपनीज का सवाल है। संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार है ये बताने के लिए कि एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ पर। बताइए संदीप। देखिए, एक्सपेक्टेशंस की जहाँ तक बात है दीप, तो लॉकडाउन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये तो उम्मीद आप ना करके चलें। हाँ, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि इनके वॉल्यूम्स के ऊपर जो लॉकडाउन हुआ था, अप्रैल का महीना पूरा शटडाउन था, उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिला, और साथ ही साथ कृष्णापट्टनम पोर्ट का जो अधिग्रहण है उसमें देरी को लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है। नंबर्स की जहाँ तक बात है, आय 5% बढ़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ज़्यादातर हिस्सा आप देखिए लॉकडाउन से पहले का था क्वार्टर में, तो उस लिहाज से पोर्ट वॉल्यूम 6% और कंटेनर वॉल्यूम करीब 8% बढ़ेंगे। तो पोर्ट आय काफ़ी मजबूत रहेगी, उससे कहीं ना कहीं इनकी आय को मजबूती देखने को मिलेगी। अदानी एग्री और साथ ही साथ इनोवेटिव B2B इनके विलय हुआ था, उससे भी कहीं ना कहीं इनकी जो आय है उसको सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ जो SEZ बिजनेस है इनका, वो भी इस बार अच्छा करने की उम्मीद यहाँ पे है। तो दोनों सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे, आय ग्रोथ अच्छी रहेगी, कामकाजी मुनाफे में भी करीब 8% के आसपास की ग्रोथ आएगी। मार्जिन जो 63.5% थे वो 65% के आसपास के आ जाएंगे। लेकिन मुनाफे में आपको कुछ एडजस्टमेंट है जो कि समझने होंगे। पहली बात तो ये है कि इनका जो रुपये में जिस तरह से कमजोरी आई है, इस बार बड़ा फॉरेक्स घाटा ये रिपोर्ट कर सकते हैं करीब 1000 करोड़ रुपये के आसपास का, जिस वजह से अच्छे कामकाजी नंबर्स के बावजूद भी मुनाफे में करीब 1% के आसपास का ड्रॉप आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, SEZ इनकम इस बार अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ कुछ अन्य आय में इस बार बड़ा स्पर्ट आ सकता है 35% का, 550 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स वहां भी रहेंगे। तो बहुत बड़ी गिरावट मुनाफे में नहीं आएगी, 1% मुनाफा गिरकर 1271 करोड़ रुपए के आसपास का आएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस बार जो फॉरेक्स का इंपैक्ट है उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो बाकी दोनों सेगमेंट्स का मजबूत परफॉर्मेंस है वो उसे किस हद तक निगेट करता है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री, ये दो चीजें हैं खास इस बार नंबर्स में। ओके, तो ये है अदानी पोर्ट्स पर आपके लिए राय। आइए अब आपके लिए वक्त है संजीवनी शेयर का बिगुल भसीन साहब के लिए। ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो भसीन साहब के अपने टारगेट्स हासिल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो मैंने देखा है, जैसे कि आपका मेरे ख्याल से PVR टारगेट हासिल करता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स भी काफी टारगेट के नजदीक पहुंचा। तो भसीन साहब पहले एक बार आप ही अपडेट दें, बताएं सर कौन से स्टॉक्स हैं जो टारगेट हासिल कर चुके हैं, ओपन पोजीशन है, उनमें क्या करना है। हाँ, तो अनिल जी देखिए, कैडिला का टारगेट हो गया, और हमने जो सुबह दिया था, और PVR का टारगेट हो गया। ये कल के थे। आज के लिए जो थे उसमें से एशियन पेंट आपको दिया था 1650-55 का, 1600 को टारगेट था, उसने 1588 मार दिया, तो वो भी बुक हो गया। अब जो पेंडिंग है वो है, रह गया है, वो सिप्ला है जो 600 पे दिया था, 650 का टारगेट, 591 का स्टॉप लॉस। HDFC लाइफ जो शॉर्ट किया था 482 पे, 490 का स्टॉप लॉस और 465 का टारगेट। और जो दूसरे दो ब्रॉड फॉरवर्ड थे वो HPCL था, 204 का स्टॉप लॉस और 228 का टारगेट। ग्रासिम 470 का स्टॉप लॉस और 550 का टारगेट। और विप्रो भी मैंने बताना भूल गया, विप्रो 187 188 पे कल दिया था, 182 का स्टॉप लॉस है और उसका 200 का टारगेट है। और जो आज सुबह दिए थे सर, उसमें से BPCL 345 का स्टॉप लॉस, 355 पे दिया था, 380 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक 20 रुपए 75 पैसे पे दिया था, 20-25 का स्टॉप लॉस, 23.5 का टारगेट।
JSW स्टील 165 to 167, 159 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट। करेक्ट सर। और एशियन पेंट्स आपका हासिल हो ही चुका है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है, अब ये बताएं कि सर अभी फ्रेश कॉल्स आप दे रहे हैं कुछ? हाँ, अभी दो बाय दे रहा हूँ सर और एक सेल दे रहा हूँ। ठीक है, बताएं सर, पहले बाय से करिए शुरुआत। तो पहला बाय होएगा सर भारत फोर्ज। भारत फोर्ज ने कंसोलिडेट करके बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। उनके जो प्लांट है असाइड फ्रॉम पुणे सारे स्टार्ट हो रहे हैं। 278 to 280 का भाव है भारत फोर्ज का। इसमें 272 का स्टॉप लॉस रखिए और पहला टारगेट 300 होएगा, दूसरा टारगेट इसका 310। आपको ध्यान होएगा पीछे भी हमने भारत फोर्ज किया था 265 एंड इट इज अ हाई ऑफ 310। तो आज भी इसने हायर टॉप हायर बॉटम बनाया है। 278, 280, 272 का स्टॉप लॉस, 300 का फर्स्ट टारगेट और 310 का सेकंड टारगेट। ओके, तो पहला स्टॉक है जो भसीन साहब की लिस्ट में खरीदारी करने के लिए आज से बाय की तरफ है, वो है भारत फोर्ज। 280 रुपए के आसपास चल रहा है, यहाँ खरीदना है आपको 272 के स्टॉप लॉस के साथ, 300 और 310 के टारगेट के लिए। वंडरफुल। ओके, दूसरा स्टॉक सर? सर दूसरा स्टॉक है L&T फाइनेंस। ये फिर लेने वाले भाव आ गए, पीछे भी हमने किया था L&T फाइनेंस और उसमें 15%, तो ये 57.5 साढ़े 57 में ले लिए। L&T 57.5 आप लीजिए, 56.5 का स्टॉप लॉस रखिए और पहला टारगेट इसमें होएगा 62.5 से लेके 64.5। 62.5 64.5 ये है आपके लिए टारगेट। स्टॉप लॉस भसीन साहब क्या बता रहे हैं आप? स्टॉप लॉस इसमें है 56.5 का सर। 56.5 का 56.50 के स्टॉप लॉस के साथ L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। 62 हाफ 62.50 पहला टारगेट है, 64 हाफ 64.50 दूसरा टारगेट है। तो ये हैं दो पिक्स भसीन साहब की तरफ से जहां आपको करनी है खरीदारी। अब आइए एकमात्र पिक्स जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय है भसीन साहब की तरफ से। सर बताएं शॉर्ट क्या करना है? तो स्टॉक शॉर्ट करने वाला सर ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया का भाव 3010 से 3020 चल रहा है, रफली 3000 3020 चल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट करिए, 3065 का स्टॉप लॉस रखिए और 2900 का पहला टारगेट और 2875 का दूसरा टारगेट। 2900 2875 ये है टारगेट ब्रिटानिया में शॉर्ट करने के लिए। आज से एकमात्र शॉर्ट ब्रिटानिया है। और इसका स्टॉप लॉस सर क्या बता रहे हैं? 3065 सर। 3000 से 3020 तक बेचने का है और उसके बाद 3065 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 3000 से 3020 की रेंज में बेचिए। थोड़ा ऊपर आए तो और भी बढ़िया। और मैं बता दूं, अच्छा सर ये बेचने वाला जो आप भसीन साहब देते हैं वो उसके लेवल फ्यूचर्स के ही गिने और जो खरीदने के वो कैश के बराबर है? बराबर सर, क्योंकि फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड भी तो हैज होएगा सर। परफेक्ट सर। अच्छा भसीन साहब, अभी 2-3 दिनों में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी आपके बारे में, वो मैं बता दूं आपको। मैंने ऑब्जर्व की है वो ये कि अभी तक हम सोचते थे कि खाली भसीन साहब तेजी में ही रहते हैं और तेजी के ही सारे स्टॉक्स एकदम जोर से बताते हैं और वो इतने तेजी से भागते हैं, लेकिन आपके तो मंदी के स्टॉक्स भी कमाल कर रहे हैं। एशियन पेंट्स, PVR, ये सारे के सारे 1-1, 2-2 दिन में आपके टारगेट 7-7 दिन वाले सारे टारगेट हासिल होते दिख रहे हैं। तो अच्छा, अभी आपने जैसे ब्रिटानिया दिया, तो एक चीज जो मैं चाहता हूं आप दर्शकों को समझाएं कि ये प्योरली पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल है, राइट? फंडामेंटल आपको हो सकता है ब्रिटानिया के पसंद हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से या एशियन पेंट्स के पसंद हो, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिहाज से पोजिशनल ट्रेड्स है, राइट? बिल्कुल अनिल जी, देखिए ट्रेडर और इन्वेस्टर में फर्क जरूर होता है, बट सिंस आप कहते हैं लोग बाग चाहते भी हैं कि उनको हेज भी करना सिखाएं, पैसा मार्केट में बचाना भी सिखाएं। अगर हमने अप्रैल में एक भी कॉल दी तो मंदी की बहुत कम दी होगी, तो आपने सर, लेकिन अब हमें लगता है आपका पैसा बचाना भी है। तो अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे शेयरों का जो उनकी वीकनेस दिख रही है उनमें शॉर्ट करें। अब आज आपको एशियन पेंट में 70 रुपए मिले, 60 रुपए आपको PVR में मिले, तो ये आपको अगर लॉन्ग के साथ आप हेज करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी तो होएगा ना, और आपका पैसा बचेगा भी, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ वॉलेटाइल है सर।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो दोनों तरफ वॉलेटिलिटी है और दोनों तरफ आपको ट्रेड करना आना चाहिए। और जिस तरह से पूरे अप्रैल के महीने में एक तरफा सिर्फ और सिर्फ तेजी के ट्रेड्स दिए वसीम साहब से, वैसे ही मई में आते ही दोनों तरफ के ट्रेड आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बायस थोड़ा सा तेजी की तरफ ज्यादा है। कल दोनों तरफ दिए थे, तेजी और मंदी की तरफ। सुबह दोपहर में एक तेजी एक मंदी का दिया था, आज सुबह 3 तेजी के एक मंदी का, आज दोपहर में 2 तेजी के एक मंदी का। तो नीचे के लेवल पर आप देखिए, जब मार्केट नीचे आया तो थोड़ा सा अब तेजी के ट्रेड बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बैलेंस करके दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे, ये वसीम साहब का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए विश्वेश जी हमारे साथ हैं और विश्वेश जी भी देना चाहते हैं अपना BTS डबल टी कॉल। बताएं सर। मेरे हिसाब से सर बैंक निफ्टी ने कल का लो तोड़ दिया है, तो बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन खरीदने की राय है और नेकेड पुट ऑप्शन लेना है और लेना है इन द मनी। तो 19,800 का के आसपास चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो इंटेंसिफाई होनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट का कोई भी न्यूज नहीं आता है पैकेज के रिलेटेड, स्टिमुलस के रिलेटेड, मार्केट वन वे नीचे जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का 19,800 का पुट ऑप्शन 600 पे खरीदना है, स्टॉप लॉस रखना है 500 का। मेरे हिसाब से 1000 रुपए का टारगेट रहेगा। एक मिनट, 19,800 का पुट ऑप्शन ले रहे हैं इन द मनी? जी बिल्कुल सर। हाँ, यस सर। देखिए इन द मनी ऑप्शन लेने का सिंपल लॉजिक ये मैं बताता हूँ। ऐसा देखिए मार्केट का व्यू क्लियर है, मार्केट बेरिश लग रहा है। मेरे हिसाब से लास्ट मंथ जब हमारी बात हुई तो 8,500 पे मैंने कहा था 10,000 जा सकते हैं। 10,000 गए, 9,900 के आसपास स्टॉप हुआ। वहां से जो सिग्नेचर बने हैं और जो लार्जर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है, आई एम अफ्रेड सर वॉलेटिलिटी कल के दिन में जो ऊपर गई थी, आई वुड नॉट बी सरप्राइज हम वापस एक बार के लिए 8500 के आसपास चले जाए निफ्टी में। तो उसके चलते इन द मनी ऑप्शन लेना है, क्योंकि हमको डेल्टा ज्यादा चाहिए। तो फॉर एवरी 1 रुपी चेंज हमको ऑप्शन का प्राइस क्विकली चाहिए। तो इन द मनी ऑप्शन का 0.6 0.7 का डेल्टा होगा। दूसरी चीज, क्योंकि इमीडिएट एक्सपायरी कर ले रहे हैं तो हमको थीटा बहुत ज्यादा होता है, तो इन द मनी ऑप्शंस का रहता है वो थीटा रिलेटिवली कम रहता है। तो आइडिया यह है कि फ्यूचर के साथ साथ प्ले करें। और बात करते करते ऑलमोस्ट 600 रुपए से 650 आ गया, मेरा ऐसा मानना है। और 300-400 रुपए यहाँ से बैंक निफ्टी गिरेगा तो उसमें और मुआफ हो सकता है। ओके, ठीक है। तो बैंक्स में और बिकवाली आएगी, इसलिए बैंक निफ्टी का 19,800 का पुट खरीदना है। अनिल जी की स्ट्रैटेजी आने की तैयारी में, पर उससे पहले कल के 2,000 तैयार है अनिल जी की तरफ से, तो बिगुल बजा के जान लेते हैं कल के 2,000 का आइडिया क्या। ओके, थोड़ी देर में आने की तैयारी में है, तो कल के 2,000 थोड़ी देर में आने की तैयारी में है और स्ट्रैटेजी भी थोड़ी देर में आने की तैयारी में है। तो बहुत एक्शन बन रहा है अनिल जी, और बाजार भी डेज लो पर आ रहा है। निफ्टी की अगर आप नजर डालें तो 9,300 भी निफ्टी ने तोड़ा है इस समय, तो वहां पर भी आप देखिए तो प्रेशर काफी बन रहा है इस समय बाजार पर। और बैंक निफ्टी पर भी देखिए तो काफी प्रेशर आ रहा है। अनिल जी की कल के 2,000 तैयार है, चलिए चलते हैं उनके पास। बताएं सर। बेचने की राय है, और बेचने की राय है NBFC को, और वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। 685 रुपए के आसपास चल रहा है, अब 683-685 की रेंज में इसे यहीं का यहीं तुरंत प्रभाव से बेच दीजिए। बैंक्स और NBFC आप कोई भी किसी भी भाव में बेचें, बिल्कुल डरिए और घबराइए मत। वापस आपको अगर समझो कभी कोई बाउंस बैक मिल भी जाए ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वापस आपके सारे भाव आ जाएंगे शॉर्ट साइड पर, चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखिए क्यों बेचना है। जिस तरह से NBFC कमजोर हो रही एक के बाद एक, पहले तो मैं टारगेट्स और स्टॉप लॉस दे दूं आपको। टारगेट नोट करिए, यहां पर पहला टारगेट 675 का बनता हुआ आ गया, उसको छोड़ दीजिए। मुझे लगा वहां पर 2,000 बन जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इतने छोटे टारगेट का कोई मतलब ही नहीं है। 665 ये पहला टारगेट रखिए। अब 665 और दूसरा टारगेट रखिए 645। ये दो टारगेट के लिए आपको बेचना है, 665 645। दीप, इसमें सिंपल रीजन ये है कि जिस तरह से NBFCs गिर रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक NBFC पर बिकवाली का प्रेशर आ रहा है, पता नहीं एक ऐसा फीलिंग ऐसा आ रहा है कि जैसे NBFC से रिलेटेड कोई ऐसा ना हो कि कोई खराब खबर आ जाए और जो कि सारी NBFC को खराब करे। देखिए एक समस्या तो सीधी सीधी चल रही है, और अभी अभी कल NBFC ने गवर्नर साहब से सबने कहा कि 3 महीने का मोरेटोरियम और हमें दीजिए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन लोगों को NBFCs को पैसा चुकाना है उन्हें मोरेटोरियम मिल रहा है, लेकिन NBFCs को बैंक्स को चुकाना है इन्हें नहीं मिल रहा है। तो समस्याएं बड़ी है, और इस समस्याओं का एक ही समाधान है कि
इनको पैसा मिले और वो मिलता दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक परफेक्ट शॉट है, जो हमें लगता है 665 ये आज ही हो जाएगा और वहां पर आपको या तो 2000 रुपए आपको कमाकर एक बार अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आना है, या फिर आप इंतजार करें कल तक का 645, और हो सकता है आज भी 645 आज कल में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 2 टारगेट के लिए आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बिकवाली करनी है। अनिल जी, लास्ट टाइम जब आपने स्टॉक पे बिकवाली की राय दी थी तो 1250 पे था, उसके बाद आधे से भी कम हो गया। इस बार भी क्या उतना ही सिवियर मूव आएगा या थोड़ी कम सेलिंग होगी? मतलब एक चीज बताऊं कि सेलिंग में मुझे याद है कि जब मैं और वागले साहब ने जुगलबंदी की थी, शायद 1150-1200 रुपए के आसपास भाव था, और तब हम ये कहते थे 750 रुपए इसका भाव हो जाएगा, 750-800 रुपए लंबे टारगेट के लिए। जितना कॉन्फिडेंस उस समय था बिकवाली का, मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी उतना ही है। नेचुरली भाव अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 700 रुपए वाला स्टॉक अब 300 हो जाए या 200 हो जाए या 250 हो जाए 400, लेकिन हाँ बिकवाली का कॉन्फिडेंस अभी भी उतना ही है। दीप, मुझे एक चीज लगता है, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कल जैसे फॉर एग्जांपल M&M फाइनेंस हमने शॉर्ट कॉल दिया, 150 का पहला टारगेट आया भी, उसके बाद रिवर्स होकर जिस तरह से ऊपर आ रहा है तो मैंने कहा 159-60 पे कल मैंने क्लोजिंग में कहा कि काट लीजिए। आज देखिए वो काटने की कॉल भी सही थी, भले नुकसान में भी कटाओ जिन लोगों ने प्रॉफिट ना बुक किया हो। 175 सुबह 175 से 160 आने में कितना वक्त लगा? 15 रुपए आज ऑलरेडी ऊपर के लेवल से निकल चुका है। तो ऊपरी स्तरों पर है नहीं दम। एक्चुअली मार्केट लगातार इनमें सप्लाई दे रहा है। आपको खरीदना है ना तो आप फार्मा खरीदो, बच जाओगे, लेकिन आप NBFCs बैंक्स खरीद के बच पाओगे ये मुश्किल है। तो जहां लोगों का, जहां फंड का इंटरेस्ट है, जहां नीचे में कोई खरीदने को खड़ा है, तैयार खड़ा है, चाहे वो टेलीकॉम हो या फार्मा हो, वो से अब तो देखिए इवन आप देखिए दीप, अब तो ये भी सेफ नहीं रहा आपका FMCG भी। लीवर के जिस तरह के रिजल्ट्स आए, अभी ब्रिटानिया बसिन साहब बोल के गए, तो एक FMCG जो ठीक ठाक दिख रहा था वो सेक्टर भी गया। तो आपके पास बचने की जगह ही कहाँ है मार्केट में कि जहां आप बचेंगे? तो मेरे ख्याल से, और उसमें NBFCs बैंक्स तो बहुत हुए। NBFCs में कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां आपका मन करे जो ठीक लगे वो बेचिए, सिंपल। बढ़िया, तो फिर NBFCs जहां जो ठीक लगे बेचे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर बिकवाली की राय आ रही है। ये एक ऑटो फाइनेंसर है, ऑटो स्पेस में आज एक्शन चल रहा है, उसके लिए कुशल तैयार है। थोड़ी देर में कुशल से बात करेंगे, पर 2 कॉल्स तैयार हैं। सबसे पहले चलते हैं छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए सुमित जी के पास, और उसके बाद शॉर्ट कॉर्नर। पहले सुमित जी के पास छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताइए सुमित जी। दीपांशु, मदरसन सुमी में ब्रेकडाउन है, मदरसन सुमी में वीकनेस दिख रही है। मेरे को लग रहा है मदरसन सुमी में यहाँ से गिरावट आएगी और नीचे में 70 रुपए से लेके 68 रुपए तक के लेवल मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं। मदरसन सुमी में 75 का पुट लेने का सलाह रहेगा। मेरे को लग रहा है यहाँ से अच्छा खासा दबाव देखने को मिलेगा। 7 रुपए 50 पैसे, 7 रुपए 90 पैसे के आसपास 75 का पुट अभी ट्रेड कर रहा है, इसको बाय करे। नीचे में 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस करीब 1.5 रुपए से लेके 2.25 रुपए का है, तो छोटा सा एसएल है। मदरसन सुमी में जो गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद अगले आधे घंटे में भी आ सकती है और कल तक देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा होने पे इस पुट का वैल्यू ऊपर में 12 रुपए तक देखने को मिल सकता है। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 4 से 5 रुपए ऊपर का टारगेट है। 12 रुपया शायद 14 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। मदरसन सुमी का 75 का पुट लेना है 6 रुपए के स्टॉप लॉस से। ओके, मदरसन सुमी 75 का पुट लीजिए 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी के पुट खरीदारी की राय। बस कुछ ही देर में अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी तैयार है, पर उससे पहले जल्दी से चार्ट कॉर्नर का पिक ले लेते हैं। बताएं सर। दिवांशु, अभी अनिल जी ने काफी अच्छा विश्लेषण दिया NBFC पर, तो हमारा बिकवाली की राय भी NBFC में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में बेचने की राय है। यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर, एक ब्रेकडाउन, और लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। आईबुल हाउसिंग को बेचने की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए सबसे ज्यादा हाई बीटा स्टॉक है ये दीपांशु पूरे स्पेस में, और अगर एनबीएफसी स्टॉक्स में गिरावट आएगी तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उसमें अगुवाई ना करे। मौजूदा स्तरों पर इसको शॉर्ट करने की राय है। पहला टारगेट 109 रुपए का, दूसरा टारगेट 105 रुपए का होगा, तो 109 105 के लिए शॉर्ट करें और 117 रुपए 25 पैसे पर स्टॉप लॉस रख लें। तो 117.25 का स्टॉप लॉस है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर बेचने की राय है। बिल्कुल, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर बिकवाली की राय आ रही है। इस समय बाजार दिन के निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है। आखिरी घंटे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो आज सपोर्ट ही दे रहे हैं बाजार को, वैसा कुछ परेशानी तो ग्लोबली तो इस समय दिख नहीं रही है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो सुबह से ही पॉजिटिव है, इस समय भी 150 अंक ऊपर ही आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। एशिया, हालांकि दो बड़े एशिया के बाजार बंद हैं, पर फिर भी अगर आप देखें तो हांगकांग के बाजार 1% की तेजी के साथ बंद हुए, चीन के बाजार भी आज पॉजिटिव रहे। वहीं अगर आप देखें तो यूरोप भी हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल क्यूज तो सर लार्जली पॉजिटिव ही है इस समय। हमारी अपनी समस्या है दीप, प्रॉब्लम हमारी यही है। आप देखिए 20,223 से 800 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, और ये 19,400 आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी की। यहां से नीचे गया तो 400 पॉइंट की जगह और 19,000 तक की तुरंत खुलेगी, और 19,000 बैंक निफ्टी पक्का आएगा। जिस तरह से विश्वेश ने दिया है ना शॉर्ट, मैं 100% सहमत हूं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये एक बहुत ही बढ़िया बैंक निफ्टी शॉर्ट है। इनफैक्ट मैं इस बात का बहुत अफसोस कर रहा हूं कि सुबह से मैं बहुत स्ट्रांगली, आपको ध्यान होगा आज सुबह भी मैंने कहा 20,250 20,500 परफेक्ट रेंज है शॉर्ट करने की। 20,223 का हाई बनाकर वहीं से घुमा। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा ऊपर के लिए इंतजार करते रह गया कि थोड़ा ऊपर आए तब मैं शॉर्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी भरपाई मैं स्टॉक्स देके करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कि ताकत नहीं है बाजार में। एक चीज समझ लीजिए, पिछले हफ्ते और पिछले महीने क्या हुआ, अगर उन यादों को आप सहेज कर रखेंगे ना तो आप नुकसान भी करेंगे और ढंग से ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। जो अप्रैल में हुआ उसे भूल जाइए, ये मई है, मई नया महीना है, नया हफ्ता है, नया दिन है। अब आपको इस हिसाब से ट्रेड करना है। आप अगर ये सोच के बैठेंगे कि 2000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली हमें अप्रैल में मिली थी और उस हिसाब से बाजार बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा कहीं कोई स्क्रीन पर दिख नहीं रहा। और कल के आप बिकवाली के आंकड़े देखिए एफआईज की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से, तो कोई भी हिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत का मामला है, ऐसे में बेचकर चलना चाहिए। अब यही है कि आपको बेचना कहाँ है। अब वही है, पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करना चाहता हूं, चूंकि विश्वेश ने भी इसको उठाया। देखिए दो जगह आप बेच सकते हैं, या तो 19,400 टूटता है तब आप 19,000 19,050 के टारगेट के लिए बेचिए, या फिर इसको 19,700 19,800 की रेंज में आने दे। आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, आए तो वहां पर वापस जरूर बेचना चाहिए। ये दो लेवल एकदम परफेक्ट है, और मेरे ख्याल से इसीलिए 19,800 का पुट ऑप्शन खरीदने की जो विश्वेश ने राय दी वो इन द मनी वाला। तो 19,700 19,800 एकदम परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी बेचना चाहिए। ये सिंपल चीजें ये हो गया। अब आइए निफ्टी ने भी आपको क्लियर कट बिकवाली का सिग्नल दे दिया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो कल के लो थे 9,265 9,250, आज भी वही लो बनाया है, 244 का लगभग वहीं पर लो है। तो या तो वो टूट जाने दें, उसके बाद बेचिए आप, या फिर एक बार थोड़ा ऊपर आ जाए अगर 9,350 9,400 की रेंज में, तो वहां पर बेचिए। लेकिन बेचना ही है, ऊपर में आपको हल्का ही होना है, ये सिंपल चीज है। और चूंकि मुझे इस बात का बड़ा मलाल हो रहा है दीप की मैं बेचने की राय नहीं दे पाया निफ्टी पर, स्पेशली बैंक निफ्टी पर, और ये इसको मैं एक तरह से मैं अपना फेल्योर मानता हूं कि इतना बढ़िया पैटर्न मैंने छोड़ दिया, जबकि माइंड डायरेक्शन कल से बहुत क्लियर है। आपने खुद ने देखा कि एकदम क्लियर कट है कि उछाल में बेचना है, लेकिन मैं मिस कर गया। अब इसकी भरपाई मैं करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देते हो, बिगुल बजाकर कल के 2,000। जी सर। ओके जी, तो बिकवाली करने की राय और मेरे लिए बेचने के लिए एक ही फेवरेट जगह है, और वो है एनबीएफसी। पता नहीं है एनबीएफसी के मुंह देखकर मुझे बिल्कुल कंफर्ट नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे 100% फुल फ्लेज डिसकंफर्ट आ रहा है कि ये स्टॉक गिरने को तैयार है। पीरामल एंटरप्राइजेस
906 रुपए हो गया। ओके, 906 910 इस रेंज में आप बेचिए। ये भी लेवल ठीक है, अभी भी हरे निशान में कोई दिक्कत नहीं है। हरे निशान में कहाँ मिलता है आजकल स्टॉक बेचने के लिए? तो पीरामल एंटरप्राइजेस PEL ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर आपको करनी चाहिए बिकवाली। 895 पहला टारगेट है, जहां आपके 2000 बन जाएंगे, वहां पर आप या तो 2000 ले लें या कोस्ट का स्टॉप लॉस कर लें। नीचे आपको 875 860 तक के टारगेट के लिए याद रखिए, तीसरा टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है 860 का, 875 और 860 के टारगेट के लिए। अब इसमें दो ट्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो आप चूंकि आपके शॉर्ट कॉल्स काफी आएंगे तो आप लेते जाएं, आगे चलते जाएं। एक तो तरीका ये है कि मेरे 2-2000 बन गए, मैं निकलते जाऊं। दूसरा तरीका दीप जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि पिरामल में आप फ्यूचर्स के लेवल बताएं, कैश के ना बताएं, फ्यूचर्स के बताएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप है ना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और कॉस्ट पे ले लें। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है आपका प्रॉफिट ना बने, एक बार वापस स्टॉक ऊपर आ जाए और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन जब बनेगा ना तो आपको 5-10% देकर जाएगा। क्योंकि अब यहां से मार्केट जिस तरह की सिचुएशन दिखा रहा है, आपको अगर एक भी जैकपॉट लगाना तो वो आपको बड़ा पैसा देके जाएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको लॉस नहीं करना है। तो जो प्रॉफिट का ट्रेड हो उसे आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें और उसके बाद खड़े रहें, हड़बड़ी ना करें। मुझे लगता है बड़े मुनाफे के लिए वापस से शॉर्ट की तरफ ट्रेड करने का वक्त आ रहा है। स्क्रीन ये आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है नीचे जाना है, तो अब आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं। यहां पर इस लिहाज से आप बड़ा ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक सिंपल चीज है। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट शॉर्ट करने की अगर कोई एक स्पेस है तो वो NBFC है, और NBFC यहीं बेचिए, इन्हें ही बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। तो मैं थोड़ी सी वो भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं बैंक निफ्टी में नहीं कर पाया। मुझे सच्ची में बड़ा अफसोस हो रहा है, बैंक निफ्टी कैसे मिस कर दिया मैंने। लेकिन विश्वेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्वेश जी ने हिम्मत करके मतलब है ना वो बोल दिया। विश्वेश जी 19,800 का पुट ऑप्शन बोला था आपने, राइट? 600 कितने में लेना था उसको? 600 रुपीज था सर उस वक्त प्राइस सर, अभी 670 रुपीज के आसपास चल रहा है। 600 में लेना था, 500 का स्टॉप लॉस। 500 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या बताया आपने? 1000 रुपए सर। 1000, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। मैं दे नहीं पाया एक्चुअली, मैं पता नहीं किस धुन में रह गया एक्चुअली। मतलब इतना बढ़िया क्लियर कट शॉट था, सुबह भी था, दोपहर में भी था, मिस कर गया, बड़ा मिस हुआ ये। एनीवे साथ देना चाहता हूँ, और चलिए जो अगला कॉल देना चाहता हूँ मैं। जी जी सर, मैं आपका साथ, जी सर, मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। अगला जो कॉल दे, बिल्कुल सर, जोर वाला। जी मैं बिल्कुल बजा रहा हूँ आपके। जी बताएं सर। देखिए, सबसे वीकेस्ट बैंकिंग स्टॉक मेरे हिसाब से इस वक्त जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 173 रुपीज के आसपास चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च के लो से हार्डली 5-7% का रिकवरी किया है, और आज अलॉन्ग विद द बैंक निफ्टी ब्रेकिंग डाउन बहुत बड़े लार्ज ट्रायंगल कंसोलिडेशन से टूट रहा है। इनफैक्ट ये मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है कि शायद कुछ उस तरह का फियास्को वाला न्यूज आने वाला है, जिसमें सारा जो अगर काम नहीं करता तो सब कुछ काम एक काम करे लड़के पे जाता है, उसी तरह का कुछ सीन होने वाला है। स्टेट बैंक पे सारा शायद कुछ ये गिर जाएगा, और जिस तरह से स्टेट बैंक का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्विफ्ट ट्रेड होने वाला है यहाँ से शॉर्ट ट्रेड। देखिए, जो अगला सपोर्ट है स्टेट बैंक का अनिल जी, वो 140 के आसपास है, ठीक है? तो अगर बेस्ट केस भी आपको करना है, आज का हाई न टूटे तब तक खरीदिए मत, शॉर्ट करिए आज के हाई के स्टॉप लॉस के साथ में। मेरा जो टारगेट है वो 150 रुपीज का है, लेकिन देखिए जिस हिसाब से ब्रेकडाउन हो रहा है, दिस इज अ वेरी गुड शॉर्ट। तो बैंक निफ्टी क्यों जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से जाएगा। और दूसरा अनिल जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंसोलिडेशन है वो डरा रहा है कि शायद कुछ उस तरह के अनाउंसमेंट है जो शायद PSU के लिए कुछ खराब हो सकते हैं। तो चार्ट देख के बोल रहा हूँ, प्राइसेस बाद में न्यूज फ्लो डिसाइड करेंगे। तो 172-73 के आसपास बेचना है। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट विश्वेश जी फिर से बताइए। आजकल आपकी आवाज है ना इको साउंड में, ऐसे वो ऐसा लगता है कि आप कहीं वादियों में बैठे हैं दूर और ऐसी आवाज आ रही है, तो एक बार में पूरी ढंग से सुनने में नहीं आ रही। कुछ मेरे को लोगों ने ट्वीट करके भी बोला कि विश्वेश जी की आवाज एकदम पूरी ढंग से नहीं सुन पा रहे, तो मैंने कहा मैं रिपीट कर देता हूं। चलिए आ गया, 150 का टारगेट है आपका SBI का, और 181.50 का ये स्टॉप लॉस लगाना है। विश्वेश जी, आपने तो 140 बोला था ना टारगेट, 150 क्यों लिखवाया फिर?
देखिए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है सर, उससे पहले अगर और हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 1:3 मैच कर लेता है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मैंने कंजर्वेटिव टारगेट दिया है। लेकिन ओवरऑल ब्रेकडाउन है सर, तो मुझे ये पता है कि देखिए आप जैसे बोलते हो जहां जहां 2000 बने, तो मैं कहूंगा जहां जहां आपके 3000 का लॉट साइज है, अगर 3-3 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए बने, निकलते जाइए। अच्छा, अभी इसमें एक चीज मैं आपको बोलता हूं जो आपको सुन के मजा आ जाएगा। एक चीज नहीं, दो चीज बोलता हूं। जी सर। पहली चीज तो ये कि आपके 150 रुपए के टारगेट में मैं भी आपके साथ हूं। मेरा भी एसबीआई का टारगेट 150 रुपए का ही आता है। तो पहली बात तो मैं सोचा था आप 140 बोलोगे और मैं बोलूंगा 150, मैं बोलूंगा मैं आपके ऊपर टारगेट 10 रुपए ऊपर रखता हूं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको एक और आदमी से सपोर्ट मिल रहा है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। सोचकर बताइए कौन है जो आपके सपोर्ट में खुलकर आ सकता है एसबीआई शॉर्ट करने के लिए, बताइए। पाजी है, आशु पाजी। मैं और वो आजकल हमारी अच्छी जम रही है, मंदी चल रही है तो सही जवाब, बिल्कुल। आशु मदान साहब ने मुझे मैसेज करके भेजा है, सर जी विश्वेश को स्पेशल अप्रिसिएशन फॉर एसबीआई। तो आपके एसबीआई के कॉल में आशु जी बिल्कुल 100% तन मन, और पता नहीं धन से है कि नहीं वो जाने, तन मन से तो आपके साथ है। तो आपको एसबीआई के कॉल के लिए स्पेशल अप्रिसिएशन। एसबीआई नीचे जाने को तैयार है, गिरने को तैयार है, परफेक्ट पैटर्न बना है। आज देखिए आप 20% ओपन इंटरेस्ट सीरीज के दूसरे दिन, क्या परफेक्ट शॉट है ये। बैंक्स एनबीएफसी जब 7,500 का निफ्टी आया तब भी हम कह रहे थे कि कुछ भी लीजिए, बैंक्स एनबीएफसी मत लीजिए। लेने के लिए 5 सेक्टर बताए थे, आपको याद ना हो तो दिला दूं। फार्मा, एफएमसीजी सबसे पहले जो सबसे ज्यादा भागे, मेटल, सीमेंट और कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनियां। ये 5 सेक्टर हमने आपको 7,500-600 पर बोला था, और तब भी ये बोला था कि ये सब लीजिए, लेकिन बैंक्स एनबीएफसी हाथ मत लगाइए। चाहे वो बजाज हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, जो भी हो, कई सारे बैंक्स एनबीएफसी अब भी आपके बैंक्स एनबीएफसी में शायद शॉर्ट किए हुए भाव आ जाएं, लॉन्ग किए हुए भाव कब आएंगे पता नहीं। तो इसलिए यहां पर आप सावधानी जरूर रखिएगा। तो ये है आपके लिए दीप, ये सारे कॉल्स। और अब आप है ना आगे मोर्चा संभालिए। आज मैं थोड़ा अब है ना फुल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे 2-4 हजार और आ सकते हैं। मतलब आज कल के 2000 वाले 2-3 स्टॉक और, तो 2-4-6 हजार की मैं तैयारी कर रहा हूं। आप आगे मोर्चा संभालिए। बिल्कुल अनिल जी, तो और कॉल्स अनिल जी के से आने की तैयारी में है। हमारे और एक्सपर्ट्स भी कॉल देंगे। वागले जी के पास एक बीटी एसटीटी कॉल तैयार है, चलिए उनके पास चलते हैं। बताइए वागले सर। दीपांशु, बेचना है वोल्टास को, जिसने 450 के नीचे मेरा ये ट्रिगर हुआ है, अभी 449 है। अभी क्या अभी बेच दीजिए। 450 350 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 435 का होगा। एक 4.5 रुपए की रिस्क होगी और डाउन साइड में 12 से 14 रुपए का टारगेट होगा। 12 से 14 मतलब वागले सर कितना हो गया? 435 लिख लें। 435 का टारगेट, 450 350 का स्टॉप लॉस। ओके, 435 टारगेट, 453.5 का स्टॉप लॉस। ये है वोल्टास पर बिकवाली किराए। वोल्टास, हैवेल्स दोनों ही प्रेशर में आ रहे हैं। फंडामेंटल व्यू भी अभी लेंगे थोड़ी देर में अविनाश जी के साथ। बट सुमित जी, आपने जो अभी स्ट्रैटेजी दी थी जब मैं शो कर रहा था 12:30 का, तो मार्केट पर भी हमने व्यू बात की थी आपसे, और अभी थोड़ी देर पहले भी जो आपने मार्केट पर व्यू दिया था वो भी आते हुए दिख रही है। जहां तक आपकी स्ट्रैटेजी का सवाल है, कोई अपडेट है तो दो दे दीजिए। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की बिल्कुल बात चलते हैं सुमित जी के पास। जी सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, हमने बैंक निफ्टी का पुट दिया था, अगर आपको एकदम परफेक्टली याद है तो उसके अंदर हमारा टारगेट अचीव हुआ है। हमने 19,500 के पुट दिए थे और अभी टारगेट अचीव हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि ब्रेकडाउन है और भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, तो उस पुट पे तो टारगेट अचीव करके बुक प्रॉफिट कर सकते हैं। और अभी हम जो नया छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में स्टॉक दे रहे हैं उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रियल एस्टेट स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर डीएलएफ एक बेस्ट कैंडिडेट है सेलिंग करने के लिए। डीएलएफ अभी स्पॉट के हिसाब से ट्रेड कर रहा है 129 के आसपास। इसके अंदर यहाँ से गिरावट बढ़ेगी और 124 रुपए 120 रुपए तक के लेवल डीएलएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो डीएलएफ का 130 का पुट 10 रुपए 90 पैसे 11 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके अंदर ट्रेड इनिशिएट करे।
डीएलएफ का स्ट्रक्चर वीक है और अच्छा खासा गिरावट डीएलएफ के अंदर देखने को मिलेगा 1 से 2 दिनों के अंदर। 7 रुपए से 8 रुपए के आसपास के इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में मेरे को लगता है कि 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक का मूव डीएलएफ के 130 के फुट के अंदर देखने को मिल सकता है। बाय करें, 7 से 8 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 15 रुपए से लेकर 18 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिनों का कॉल होगा। ये स्ट्रक्चर बेहद वीक हुआ है, 120 रुपए तक के लेवल भी डीएलएफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए डीएलएफ पर बिकवाली की राय, और रादर डीएलएफ पर प्रेशर आ रहा है तो डीएलएफ के पुट को खरीदने की राय है, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। चलिए एक और छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की कॉल तैयार है। इस बार सचित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। बिगुल के पास चलते हैं उनके पास। चंदन जी, मेरी मिस्टेक माफ कीजिएगा, चंदन जी से बात चलते हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर। जी नमस्कार। देखिए बाजार में जिस एक्सपायरी मोमेंटम बनने के बाद में लास्ट ट्रेडिंग सेशन को सेलिंग हुआ, लग रहा है कि इमीडिएट एक बार का वापस टॉप बन चुका है और निफ्टी वापस नीचे में 9,8800 के लेवल को छू सकता है। देखिए कॉल राइटिंग काफी ज्यादा हो रही है, वॉलेट इंडेक्स पिछले 2 दिनों में नीचे के लेवल से काफी अच्छा जंप हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बाजार का बन रहा है। तो 2 ट्रेड रहेंगे, एक तो निफ्टी में मंदी की सलाह रहेगी और दूसरा हमारा एसबीआई में भी मंदी की सलाह रहेगी। एसबीआई यहाँ करंट लेवल से लगभग 8-10% का करेक्शन लग रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट 175 के जोन को निकाला है और पिछले लगभग 5 वीक से ये स्टॉक 198 के लेवल को ऊपर में निकालेगा। शॉर्ट्स की पोजीशन है, पूरा पीएसयू बैंक सेक्टर वीक लग रहा है। इसके लिए इसका जो 160 का पुट है उसको लेने की सलाह रहेगी। 9 रुपए के आसपास चल रहा है, 5 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि यहाँ पे 17 रुपए तक के टारगेट होने चाहिए। और उसके अलावा जो निफ्टी का 9200 का जो वीकली पुट है जो 7 तारीख को एक्सपायर होने वाला है उसको खरीदें 125 रुपए के आसपास, 90 रुपए का स्टॉप लॉस और ये पुट 200 रुपए तक जाने की पूरी संभावना है। ओके, तो एसबीआई पर गिरावट आने वाली है। एसबीआई का 160 का पुट खरीदें, 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 17 रुपए का टारगेट, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। और अनिल जी ने भी अभी एसबीआई पर ही बात करी थी, विश्वेश जी ने भी एसबीआई पर बिकवाली की बात करी। तो अनिल जी एसबीआई पर कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है सर? चंदन जी है क्या लाइन पर? चंदन जी क्या हो गया, सारी की सारी मंदी कॉल्स? हाँ चंदन जी। जी नमस्कार अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आई। अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, सारे मंदी कॉल्स? आप तो हमेशा बैलेंस बनाकर चलते हैं, 1 बाय 1 सेल। आज पूरे शॉर्ट साइड पर क्या हो गया? मामला गड़बड़ दिख रहा है क्या? जी हाँ गड़बड़ दिख रहा है। इनफैक्ट लग रहा है कि 9900 का टॉप बन गया और 8800 तक वापस निफ्टी में मोमेंटम बनना चाहिए डाउन साइड में। ठीक बात है, 9900 पे टॉप बनता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी पर आप पुट खरीदिए 9200 वाला 125 रुपए में, 90 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का टारगेट। एसबीआई का 160 का पुट खरीदिए 9 रुपए में, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 17 रुपए का टारगेट। और चंदन जी के ऑप्शन की स्ट्रेटेजी तो आपको पता ही है माशाल्लाह। और बात करते करते एसबीआई में विश्वेश जी और हमने जब बात की तब 173 रुपए का 174 रुपए का दाम चल रहा था, अब देखिए 168 रुपए आज के आज ही काम होते हुए दिख रहा है। अच्छा, इस बीच ब्रिटेन में जेएलआर की बिक्री हुई है, क्या बात है, 475 गाड़ियां बिकी है, 8300 के आसपास से घटकर 475 के आसपास आई है। जो चलिए ये है बिक्री का आंकड़ा आपका जेएलआर का। लेकिन दीप अब मैं और उत्साहित होकर एक कॉल और देने की तैयारी में हूं। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से गाय निकल कर आ रही है, सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, एक एनबीएफसी को और बेचा जाए। बिल्कुल अनिल जी, मेरे को भी लग ही रहा था एक एनबीएफसी और आपने आइडेंटिफाई करी होगी। बिगुल के बाद जानते हैं एक और कल के 2000 का आइडिया। जी सर, कौन सी बेचेंगे अभी? कौन सी बेचेंगे? 119-120 रुपए दाम चल रहा है, 120 के आसपास। ये है मनापुरम, इसे बेचेंगे। और ज्यादा गिरा हुआ नहीं स्टॉक में। तब से वही ढूंढ रहा हूं कि कौन सी ऐसी एनबीएफसी जो कम गिरी हुई है, जहां पर अभी भी जगह है। उनमें से एक समझ में आया है मनापुरम, यहां पर बेचकर चले आप। मनापुरम में 124 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 117 का पहला छोटा टारगेट होगा और 114 का दूसरा टारगेट होगा, जिसके लिए आपको बिकवाली करनी है। तो मनापुरम में आपको बिकवाली करनी है। और क्यों करनी है? गोल्ड के अगेंस्ट लोन देने वाली है एनबीएफसी, आपको तो पता ही है।
लेकिन ये बात है कि इनका 50% पोर्टफोलियो तो एक तरह से गोल्ड के सामने लोन का, लेकिन बाकी 50% जो पोर्टफोलियो है ना वो बड़ा रिस्की है। वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और ये दूसरे जो बोरोवर्स है ना उनको देते हैं। तो गोल्ड वाला तो ठीक है, लेकिन गोल्ड वाले के अलावा जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए बड़ा रिस्की लग रहा है मामला। तो उस हिसाब से सारी एनबीएफसी थोड़ी सी मुझे है ना जिस तरह का रिएक्शन दिखा रही है मजा नहीं आ रहा। तो थोड़ा एनबीएफसी से आप सावधान रहें, ऊपर में निकलने के बारे में सोचें, एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट भी करें। नीचे की तरफ 117 और 114 दो टारगेट के लिए मन्नापुरम को आपको बेचना चाहिए, ये है मेरी राय। 119 से 121 की रेंज में बेचिए, 124 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर का नीचे का टारगेट 117 114 आज और कल के लिए। बिल्कुल, तो 117 114 ये दो टारगेट हैं आपके लिए। पहला टारगेट तो इस समय आने की एकदम तैयारी में लग रहा है, 118 के नीचे आता हुआ दिख रहा था बस जैसे अनिल जी स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। तो मन्नापुरम पर बेचने की राय है। आपको याद होगा आज सुबह अनिल जी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर बिकवाली की राय दी थी स्टॉक ऑफ द डे में। दोनों टारगेट्स कंफर्टेबली आ गए। अभी थोड़ी देर पहले वागले साहब ने भी बात करी थी, 500 के नीचे आ गया है। टॉप लूजर है वायदा कारोबार में। एक बार आपको दिखा देते हैं स्टॉक ऑफ द डे में यूनाइटेड स्पिरिट्स पर क्या राय दी गई थी। स्टॉक ऑफ द डे में दे रहा हूं है यूनाइटेड स्पिरिट्स। शॉर्ट करने की राय मैकडोवेल को। दिल्ली सरकार ने 70% का स्पेशल कोरोना सेस अक्रॉस लेकर आप कुछ भी खरीदिए 70% एक्स्ट्रा टैक्स है। 546 का एक छोटा स्टॉप लॉस है, 3-4 रुपए ऊपर का फ्यूचर्स का। 525 और 510 ये दो टारगेट के लिए आपको मैकडोवेल में यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है दीप। और यूनाइटेड स्पिरिट्स में हमने स्टॉप लॉस का लेवल दिया है 546 का। छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा नहीं है, वो मेंटेन करें अगर आप शॉर्ट करते हैं तो। 10 ये दोनों ही टारगेट हासिल हुए। आज का लो है 510 रुपए 35 पैसे। तो साइन सील डिलीवर्ड, मेरे टारगेट हासिल हो चुके हैं, मुझे मुक्त करें। बिल्कुल, साइन सील्ड और डिलीवर जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है। और स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई थी स्टॉक की, पॉजिटिव टेरिटरी में शुरू हुआ था और उसके बाद देखिए ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन आता हुआ अब 8% नीचे है। और कौन से स्टॉक्स पर बिकवाली का प्रेशर है, ट्रेड कहां बन रहा है, चलिए जानते हैं चार्ट कॉर्नर में। बताएं सर। दीपांशु, बिकवाली की राय है कोटक महिंद्रा बैंक में। इसमें एक अच्छी खासी रैली आई थी। अब इसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक अच्छा डिसेंट रैली दिखाने के बाद ब्रेकडाउन हो रहा है। डाउन साइड जो मूव है वो काफी बड़ा हो सकता है। बेचे कोटक महिंद्रा बैंक को। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी अभी आपने कहा कि बैंक निफ्टी कमजोर है और बैंक निफ्टी में क्लियर ब्रेकडाउन के साइंस चार्ट पर नजर आ रहे हैं। आपने और विश्वेश जी ने बहुत ही बेहतरीन कॉल दी स्टेट बैंक पर, मैं और राकेश जी भी देने वाले थे। और अब जो बिकवाली की राय है वो कोटक महिंद्रा बैंक में है, जिसमें क्लियर ब्रेकडाउन इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक जो अपने रिसेंट लोज हैं 1180-85 के, उन लेवल्स की ओर बढ़ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर कोटक महिंद्रा बैंक को बेच करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस 1250 रुपए पर 1250 पर आपको रखना है। पहला टारगेट 1195 रुपए का और दूसरा टारगेट 1175 रुपए का होगा। तो 1175 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की राय है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, ये आपके लिए कोटक बैंक पर राय। लेकिन इस बीच एसबीआई लाइफ, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट दमदार दिख रहे हैं, स्टॉक दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी तैयार हो जाइए, रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जल्दी से लेवल्स बताने हैं। मैं पहले मुनाफा रख दूं आपके सामने। जो अनुमान था 366 करोड़ का, उसके सामने 530 करोड़ रुपए का, जी हाँ, अनुमान से कहीं बेहतर मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। कल ही इसका पदार्पण हुआ है वायदा कारोबार में। एसबीआई लाइफ कल ही से शुरू हुआ है हमारी इस सीरीज में। और उसके अलावा अब तक ये लगातार कैश मार्केट का स्टॉक रहा है। तो मुनाफे का आंकड़ा जो पहली नजर में दिख रहा है वो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। लेवल्स बताइए कुणाल जी, क्या रखने चाहिए ध्यान में? अनिल जी देखिए, 712 के नीचे कमजोर होगा, उससे पहले कमजोरी नहीं करनी है। जिनके पास भी पोजीशन है, रिजल्ट के लिए खरीदा है, 712 का स्टॉप लॉस रख लें
ऊपर मुझे लगता है कि पहली अड़चन आपको 735 के आसपास देखने को मिलेगी। 735 एक अच्छा एरिया है जहां पर के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 735 तुरंत पार होगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। तो कुल मिलाकर देखें तो 712 नीचे और 735 ऊपर, इसी दायरे में ये स्टॉक रहना चाहिए। ओके, ये है फ्यूचर्स के लेवल। 712 के नीचे होगा खराब, 735 के ऊपर होगा बेहतर, लेकिन बाजार होते दिख रहे हैं खराब। हमने कहा 19,400 आपके लिए आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी पर, और वहां से 19,400 टूटने के बाद मिनटों में, चुटकियों में, पलक झपकते झपकते 250 पॉइंट निकल गया बैंक निफ्टी। और निफ्टी देखिए 9,200 के बेहद करीब आता हुआ दिखा है। तो 600 रुपए में जो ऑप्शन आपने दिलाया था 19,800 का पुट ऑप्शन विश्वेश जी, उसका दाम कहां तक पहुंच गया, जरा बताइए अपडेट। विश्वेश जी से विश्वेश जी बात, आप आवाज सुन रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, विश्वेश जी से थोड़ी देर में हम संपर्क करते हैं। तब तक ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े बताने के लिए हमारे पास कुशल जुड़ चुके हैं। तो कुशल से पूछते हैं कि ट्रैक्टर बिक्री हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही तो कितनी हो रही है? कुशल बताइए। कुशल, आवाज आ रही है आपको? चलिए, काफी लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लगता है संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीमेंट शेयरों को लेकर भी आज कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं और उस पर भी हम थोड़ी देर में आपके सामने विस्तार से बातचीत रखेंगे। लेकिन इस बीच कुशल से संपर्क हो चुका है। कुशल बताइए, ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़ों को लेकर क्या है आपके पास अपडेट? देखिए, यहाँ पर जो मूव है ट्रैक्टर बिक्री को लेकर काफी पॉजिटिव बन सकता है और यहाँ पर अगर आप देखिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स जो दोनों कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर बिक्री में पर्टिकुलरली काफी स्ट्रांग होल्ड रखती हैं, वहां पर काफी अच्छे आंकड़े आते हुए नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि तमाम जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं वहां पर खराब नंबर्स जो है आए थे। इनफैक्ट घरेलू मार्केट में तो एक भी वाहन बिक्री होता हुआ नहीं दिखाता था। उस से अगर आप देखें तो ट्रैक्टर बिक्री जो है 20 अप्रैल को सरकार ने जब राहत दी थी कि एग्रीकल्चरल मशीनरीज या फार्म इक्विपमेंट्स जो है वो आप रूरल सेक्टर रूरल एरिया में बेच सकते हैं, उसके बाद जो भी ट्रैक्टर बिक्री हुई 10 दिनों में वो पिछले साल का जो भी ट्रैक्टर बिक्री हुई थी एवरेज में अगर आप 10 डेज को गिने तो महिंद्रा के लिए वो लेवल ही रही थी। और इसी वजह से अगर आप देखें तो आज 6-6.5% का महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इंट्राडे मूव हमें दिखाया। और ट्रैक्टर की बढ़ने की वजह जो है कुछ और भी है। इनफैक्ट 4-5 बड़ी वजहें हैं। इसमें सबसे पहला तो यही है कि जो अभी रबी फसल की हार्वेस्टिंग हो रही है वो उसका काफी दमदार आउटपुट आने की संभावनाएं लगा रहे हैं। साथ ही जो हाल फिलहाल मॉनसून की प्रेडिक्शंस की जा रही है कि आगे आने वाले समय में नॉर्मल मॉनसून रहेगा, उसको देखते हुए भी जितने भी किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ट्रैक्टर्स खरीद। ये आप देखें तो शोरूम्स की जो डिपेंडेंसी है अनलाइक बाकी जितने भी ऑटो व्हीकल्स है उसको बेचने के लिए, ट्रैक्टर्स को बेचने के लिए आपको इसकी डिपेंडेंसी कम है। साथ आप देखिए कोई भी ऑटो अगर आप लेते हैं तो वो आप फाइनेंसिंग के थ्रू प्राइमरली लेते हैं और ये जो ट्रैक्टर फाइनेंसिंग है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आती है। तो यहाँ पर भी जो दबाव है इकोनॉमी का वो कहीं ना कहीं कम पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ एक फैक्टर्स है जिस वजह से ट्रैक्टर बिक्री जो है पॉजिटिव साइड पर है, आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। ओके, ये है ट्रैक्टर बिक्री में अच्छे मॉनसून की उम्मीद में थोड़ी खरीदारी महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स में, जहां बाजार के ट्रेंड के विपरीत ऑटो स्टॉक्स जो कमजोर हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% मजबूत है। आज एम फाइनेंस भी थोड़ा जो मजबूत हुआ है इसी उम्मीद में मजबूत होता हुआ दिखा है। लेकिन एक स्टॉक जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको शॉर्ट कॉल दिया था वो था PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस। 906 से 910 की रेंज में आपको इसे बेचना था और पहला टारगेट जो दिया था वो 895 का था। 892 का लो बनाया है इसने और स्टॉक ऊपर आने की कोशिश वापस कर रहा है। तो आप अपने स्टॉक पे उसको ट्रेल कर लें या तो कॉस्ट के आसपास या फिर थोड़ा नीचे ले आए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। या अगर आपने नीचे में कवर किया तो वापस ऊपर में बेचे, आने दीजिए, ऊपर आए तो और बिकवाली करेगा। तो 895 का पहला टारगेट था। 875 860 के कल के टारगेट के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। कल के टारगेट जब मैं बता रहा हूं तो एक बार जल्दी से डाउ फ्यूचर्स आपके सामने रख दिए जाएं
कि वहां पर डाउ फ्यूचर्स में किस तरह का कारोबार हो रहा है, और साथ ही एक बार यूरोप के बाजार भी देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि वहां कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा हो और हम यहाँ पर कमजोर या मजबूत अकॉर्डिंगली ना हो रहे हों, वो भी देखना जरूरी है। तो आपके लिए होना बहुत जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है कि अमेरिका में और यूरोप में इस वक्त किस तरह का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका के फ्यूचर 160-70 पॉइंट ऊपर है, कमोवेश हाँ वही 250 पॉइंट ऊपर थे, थोड़े से कम आए हैं नीचे, बट कोई खास बात नहीं, 150 पॉइंट अभी भी मजबूत है। और इसके साथ ही यूरोप के बाजारों में आपको खरीदारी दिख रही है 1 से 1.25% की। आइए इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में हम आपको सीमेंट शेयरों पर एक बेहतरीन रिसर्च देंगे, लेकिन इस बीच निफ्टी 9200 के बेहद करीब आया है, 9200 को एक बार तोड़ा भी है, वहां सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच विश्वेश जी हमारे साथ तैयार हैं और देना चाहते हैं वो एक बार और एक और BTS-TT कॉल, उनके लिए बिगुल। विश्वेश जी आपको तो कुछ न कुछ बेचना ही होगा पक्का? जी बिल्कुल, बताइए सर क्या बेचना है? बिकवाली की राय है अनिल जी। और यस, मुझे याद है कि 6-7 महीने पहले हमने एक स्टॉक दिया था, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गया, चेन इरिगेशन। तब स्टॉक, अभी जैन इरिगेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जो स्ट्रक्चर था 52 रुपीज के आसपास चल रहा था और मैंने कहा था इसमें वाटरफॉल देखा जा सकता है, मतलब ये वन वर्ड गिरेगा। तो वो जो स्ट्रक्चर था वैसा स्ट्रक्चर अभी मैं एक स्टॉक में नोटिस कर रहा हूँ। इवन तो कंपनी अच्छी है लेकिन पता नहीं प्राइस ऐसा क्यों इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक का नाम है वोल्टास। वोल्टास में आज के दिन में जो प्राइस मूव देखा जा रहा है अनिल जी, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पैटर्न कहा जा सकता है। काफी महीनों का, या आप ऐसे कह सकते हैं मल्टी ईयर कंसोलिडेशन साइडवेज था और उसका आज लो टूट रहा है। और जो अगला वोल्टास का लेवल है वो बहुत नीचे है अनिल जी, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ स्केप्टिकल हूँ। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से जिस हिसाब से वोल्टास में आज के दिन में ब्रेकआउट देखा जा रहा है, देखिए एक चीज समझिए, मार्च में लो करने के बाद जितने भी स्टॉक उठे हैं उसमें से जो जो स्टॉक लो तोड़ रहे हैं वो सारे स्टॉक वीक है, फुल स्टॉप। तो वोल्टास में आज वो लो टूट गया और जो फॉल था वो 5 वेव इंपल्स था, वेव भी बिग पुल बैक आया। और अगर अब नीचे बिकवाली आती है तो मेरे हिसाब से 360 का वोल्टास का टारगेट आ रहा है। लेकिन अगर आज जब मैंने बोलना शुरू किया था 446 के पास था वोल्टास, तो 446 पे अगर आप बेच रहे हो तो आपको 460 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट रहेगा 410 का और दूसरा टारगेट रहेगा 380 का। वोल्टास में शॉर्ट रख के ऊपर आए तो फिर बेचिए। जिस हिसाब से ब्रेकडाउन कंसोलिडेशन हुआ है मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रीजन होगा जिस हिसाब से वोल्टास में बड़ी मंदी दिख रही है। एक मिनट, 445 के आसपास बेचना है, स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार फिर से आप मुझे जरा जल्दी से बताएं। विश्वेश जी क्या रखनी चाहिए? 460 का स्टॉप लॉस सर, 450 के पास आए तो फिर से बेचिए। और जिस हिसाब से ब्रेकडाउन है, देखिए ये लास्ट के 2008 के कंसोलिडेशन लोज की जो रेंज है उसको तोड़ रहा है। तो ये तो मतलब ये वीक भी नेगेटिव रहेगा और अगला वीक भी, मतलब आने वाले एटलीस्ट 2 या 3 वीक नेगेटिव रह सकते हैं ऑन अ प्राइस चार्ट बेसिस। तो जो पहला टारगेट है वो 410 का है। हमारे बोलने के बाद अभी 10 रुपए नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 410 और 380 ये सीरीज में हमको देखने मिलनी चाहिए। तो वोल्टास में मंदी का रुझान रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट गोस। वागले साहब ये विश्वेश जी ठीक तो बोल रहे हैं वोल्टास के बारे में, बराबर है ना? अनिल जी बिल्कुल, पहले तो मेरा उनको थैंक्स बोलिए क्योंकि मेरा जो एसटीबीटी का टारगेट दिया था वो तो आ गया, मैंने 435 का दिया था, तो उसको उनको थैंक्स बोलिए। और 450 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है, तो 420 422 तक का तो मेरा टारगेट होगा। इसीलिए तो मैंने आपके पास बोला, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले वागले साहब ने कहा था एसबीआई जब आपने शॉर्ट दिया ना विश्वेश जी, उसके बाद ही वागले साहब का वोल्टास पे कॉल आया था, तो उन्होंने 435 का टारगेट दिया। आपने उस टारगेट को हासिल करने में जो मदद की है तन और मन से, उसके लिए पूरा शुक्रिया वागले साहब की तरफ से स्वीकार करें, ये आपके लिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार सीमेंट शेयरों पर जो इंटरेस्टिंग रिसर्च है उस पर बात कर लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ रही है डिटेल से। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आनंद जी। सीमेंट सेक्टर को लेकर काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। रिसर्च कहती है कि लॉकडाउन के बाद आंशिक तौर पर कामकाज जब शुरू हो जरूर रहा है, लेकिन इसके बावजूद
तक यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसका एक खामियाजा सीमेंट सेक्टर को भुगतना भी पड़ रहा है। इसी वजह से मिला जुला रुझान भी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें, में ग्रामीण इलाकों से मांग में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में मांग में सुधार होना अभी बाकी है। कीमतों की अगर बात करें, राजस्थान में 30 से 40 प्रति बोरी कीमतें बढ़ती हुई दिखी और पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में 20 रुपए प्रति बोरी की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में काम 15 मई तक पूरी तरह से बंद है, लेकिन साथ ही तमिलनाडु में कम यूटिलाइजेशन के साथ ही सही कामकाज शुरू हुआ है। तमिलनाडु में कीमतें भी 70 से 80 रुपए प्रति बोरी बढ़ती हुई देखने को मिली है। पूर्वी भारत की अगर बात करें, कोलकाता के ग्रीन जोन्स में कामकाज शुरू हुआ है, लेकिन बिहार, उड़ीसा में मांग में अभी भी सुस्ती है। कोलकाता में 50 रुपए प्रति बोरी की कीमतें, बिहार, उड़ीसा में 20 रुपए प्रति बोरी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। पश्चिम भारत की अगर बात करें, गुजरात के सभी बड़े शहर जो हैं अभी लॉकडाउन में है, 0 लॉकडाउन यहाँ पर है और इसी की वजह से यहाँ पर कामकाज नहीं हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में औसत के मुकाबले सिर्फ 5% की मांग अब भी देखने को मिली है। गुजरात में 10 रुपए प्रति बोरी की बढ़त है कीमतों में, महाराष्ट्र में कीमतें स्थिर हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश की अगर बात करें, कुछ हद तक कामकाज शुरू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम कह सकते हैं इंडिविजुअल होम बिल्डर की वजह से कामकाज है, उनका योगदान ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 25 से 30 रुपए प्रति बोरी के दामों में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। ब्रोकरेजेस, अंबुजा सीमेंट पर सीएलएसए का आउट परफॉर्म से रेटिंग अब अपग्रेड की गई है, बढ़ाकर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 194 से लक्ष्य बढ़ाकर 200 कर दिए हैं। डालमिया भारत पर खरीदारी की राय है, 725 से लक्ष्य घटाएंगे, 710 कर दिए हैं। अल्ट्राटेक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और खरीदारी की राय घटाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 4050 से घटाकर 3925 किए हैं। श्री सीमेंट में आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, इन्होंने लक्ष्य 18,600 के दिया। अंत में रैमको सीमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर बिकवाली की राय है, 480 के लक्ष्य बता रहे हैं। ओके, बिकवाली की राय आ रही है कुछ ब्रोकरेजेस की तरफ से, कहीं पर पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, लॉकडाउन हटेगा तो फायदा इन्हें होगा, कहीं उत्पादन भी शुरू हो चुका है, तो काफी सारे खबरें आ रही हैं सीमेंट सेक्टर के लिए। अविनाश जी, सीमेंट में कोई आपको जो स्टॉक है फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से पसंद आ रहा हो, कमजोर 12,000 में जो अच्छी बेट हो सकता हो, कोई सीमेंट स्टॉक पसंद आ रहा है सर? इनफैक्ट दीपांशु, हम समझते हैं कि सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन इस दौरान अगर कोई लंबा निवेश के लिए कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो एसीसी और हेडलवर्क सीमेंट, ये हमको लग रहा है बहुत ही अच्छे विकल्प है। कोई भी गिरावट अगर आती है तो मुझे लग रहा है कि इन शेयरों को जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, एसीसी और हाइडलबर्ग ये 2 सीमेंट स्टॉक्स हैं जिन पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन ट्रेड आपके लिए तैयार है, चलिए फिर से चलते हैं सुमित जी के पास, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक रडार पे आया है वो बैंकिंग स्टॉक है और स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में कल के लो ब्रेक हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडसइंड बैंक यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट दिखाएगा, जिसमें 400 रुपए से लेके 370 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। अभी चल रहा है 418, 419 के आसपास, तो एक अच्छा खासा फॉल लगता है इसी हफ्ते में इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगा। तो इंडसइंड बैंक का 400 का पुट अभी चल रहा है 39 रुपीज 40 रुपीज के पास। 39 रुपीज 40 रुपीज के पास इंडसइंड बैंक का पुट को खरीदारी करे, 30 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए और इस पुट का वैल्यू ऊपर में मेरे को लगता है 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है इंडसइंड बैंक में, 1 या 2 दिन के अंदर इसके अंदर बड़ा गिरावट देखने को मिलना चाहिए। 400 और 370 ये 2 टारगेट होंगे स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। पुट का टारगेट होगा ऊपर में 55 रुपया और 60 रुपया। बिल्कुल, तो इंडसइंड बैंक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। हालांकि बाकी बैंक से मुकाबले देखें तो उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, 1% नीचे ही है, पर हाँ यहाँ पर आप पुट खरीद सकते हैं 400 रुपये का। ये आ रही है राय सुमित जी की तरफ से। तो और फाइनेंशियल स्टॉक्स जहाँ पर आपको इस समय दबाव बनते हुए दिख रहा है, देखते हैं कि किधर मूवमेंट आएगा। पर एक स्टॉक पर ज़रूर नज़र डालिए, मैरिको कमज़ोर बाजार में भी अच्छी गेंस दिखा रहा है, 4.5% ऊपर है इस समय। और M&M यहाँ पर भी देखिए तो लगभग 4-4.5% की तेज़ी आ रही है। अविनाश जी, मैरिको पर कोई राय? 8% वॉल्यूम ग्रोथ से अब -3% आ गई है वॉल्यूम ग्रोथ, पर फिर भी स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कमेंट्री उतनी खास भी नहीं थी, बट कुछ तो बाजार भरोसा ले रहा है मैरिको की तरफ से।
मुझे लग रहा है कि मैरिको की जो कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री थी वो उसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि आने वाले क्वार्टर के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा वॉल्यूम डीग्रोथ दिखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद होपफुली रिकवरी के साइंस काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे जो कमोडिटी प्राइसेस इनके लिए जो गिरे हैं, स्पेशली रॉ मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे अंदाजा है कि मार्केट्स मार्जिन्स में अच्छा इजाफा होगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स इसके लिए बेट कर रही है कि ओवरऑल मार्जिन्स प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि वॉल्यूम डेफिनेटली काफी बुरी तरह से गिरा है और जो भी वॉल्यूम इंक्रीमेंट आएगा वो मेरे ख्याल से जून या जुलाई के बाद ही आना चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट्स उस उम्मीद पे है कि हो सकता है कि एक आध क्वार्टर के बाद नॉर्मल सी और जो रिकवरी है वॉल्यूम से वापस कंपनी के नंबर्स में देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए राय मैरिको पर। लेकिन इस बीच एक स्टॉक है जिसके लिए वागले साहब को मैंने पहले भी धन्यवाद दिया, एक बार फिर से देना चाहता हूं, और वो है मैकडोवेल। पहले तो मैंने इसलिए दिया था कि मेरा 525 और 510 का दूसरा टारगेट हासिल करने में वागले साहब ने मदद की। जब उन्होंने 511 पर इस पर शॉर्ट कॉल दिया तो वो पहला धन्यवाद दे चुका हूं। दूसरा धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि 495 रुपए का वागले साहब का जो टारगेट था वो इंट्राडे में ही हासिल हो चुका है। आज इस शो की शुरुआत में ही वागले साहब ने कहा था कि इसे बेचिए, तो ये टारगेट आपको हासिल होता हुआ 9% नीचे आज का टॉप लूजर यूनाइटेड स्पिरिट्स। वागले साहब बधाई स्वीकार करें खुले दिल से। अनिल जी धन्यवाद। और ये आज आप क्या कर रहे हैं, मतलब पहला आपका टॉप लूजर मैकडोवेल, आपका दूसरा सेकंड टॉप लूजर वायदा कारोबार में वो है जस्ट डायल, दोनों ही आज आप ही के कॉल रहे हैं। तो ऐसा क्या कमाल क्या करने वाले हैं आप, क्या कर रहे हैं ऐसा? अनिल जी कुछ नहीं, कभी कभी चल जाता है। अरे वाह, इतने आसानी से, क्या बात है क्या। लेकिन आप लोगों को बता दूं अभी हुए हैं 9:15-16 9:20 होने की तैयारी में। कुणाल जी राकेश जी आपको पिक ऑफ द डे देंगे, और कुणाल जी राकेश जी की पिक ऑफ द डे आपको पता ही है कि किस तरह की होती है। तो कल की पिक ऑफ द डे, वो पिक आज सुबह वाली नहीं, आज सुबह वाली तो हो गई, कल की पिक ऑफ द डे आपके लिए थोड़ी देर में आने की तैयारी में, वो आपके सामने आएगी भी। उसके लिए सिर्फ आपको 2 मिनट इंतजार करना है, वो आपके पास आने की तैयारी में। तब तक एक बार फटाफट दीप हम 3-20 की स्ट्रेटेजी कर लें। बिल्कुल अनिल जी, उसी का इंतजार था। जिस तरह से बाजार में भी दबाव बढ़ रहा है, बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, जैसा कि आप 2:30 बजे बता रहे थे, आज की जो गिरावट है ये पूरी की पूरी डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से ही चल रही है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स देखिए सर 200 अंक ऊपर है। तो सुबह से ही 200-250 अंक की जो बढ़त दिखा रहे हैं वहीं पर डाउ फ्यूचर्स हैं, और यूरोप के बाजारों में भी ज्यादा बदलाव नहीं है। 1 से 1.5% की तेजी वहां पर भी आती हुई दिख रही है। थोड़ी बॉन्ड मार्केट्स, जो यूरोप की बॉन्ड मार्केट्स है, वहां पर थोड़ा आज एक्शन जरूर हुआ है, पर उसका असर मार्केट्स में नहीं पड़ा है, इक्विटी मार्केट्स में। तो जितना भी आप जो फैक्टर्स बता रहे थे सर, सब लोकली दिख रहे हैं। बराबर है। तो बाहर के मार्केट ठीक है, हमारे क्यों गिरे हुए दीप फिर? पता नहीं सर, ये वो एक बार फिर से वही पैकेज वाली खबर है। जब पैकेज की होप थी तब चढ़ रहे थे, अब पैकेज अभी तक आया नहीं तो शायद गिर रहे हैं उसकी वजह से। पैकेज कब आएगा, किसके लिए आएगा, कितना बड़ा आएगा, भगवान जाने। ओके, फाइनली चलिए हम 9,200 के आसपास बंद हो रहे हैं। दीप, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि चूंकि मार्केट्स मजबूत दिख रहे हैं और एक अच्छा सेशन अमेरिका में होता हुआ दिख रहा है, यूरोप बुरा नहीं है, तो आप 2 चीज कर सकते हैं। पहली चीज, लेकिन उसके बावजूद खरीदारी करके नहीं जाना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऊपर खुलेगा तो आज ही की तरह जैसे ऊपर खुल के नीचे आएगा, तो वो सेलिंग प्रेशर की संभावना रहती है। तो पॉइंट नंबर 1, खरीदारी नहीं करनी है। अब क्या, शॉर्ट करके जाना है। शॉर्ट करके जाने में रिस्क एक ही है कि कल अगर अमेरिका वगैरह की वजह से ऊपर खुल गया तो आपके लिए थोड़ी सी रिस्क हो सकती है। तो पहली चीज सिंपल है कि शॉर्ट करके अगर आपको कुछ भी जाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के जरिए। तो ऑप्शन के जरिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए सुमित जी आपकी करेंगे मदद। सुमित जी, 9,200 का पुट ऑप्शन लेना है, ठीक है, निफ्टी पर 9,200 का पुट ऑप्शन ये खरीदना है, और 9,000 का पुट ऑप्शन बेच देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इसी हफ्ते वाला बताइएगा सर। तो ये कितनी कॉस्ट में बन रही है, ये जरा एक बार आप काउंट करके बताइए, ताकि ये काम हो जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी चूंकि 2% नीचे है,
तो जो फ्रेश मंदी जो करनी है वो 19,000 के नीचे करनी है, या फिर एक बाउंस आ जाने दीजिए, उसके बाद 19,500 19,700 की रेंज में आएगा तो देखेंगे। तो बैंक निफ्टी पर न्यूट्रल कॉल के साथ जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा गिर चुका है। निफ्टी पर अगर आपको करना है तो एक 9,200 का पुट लेकर 9,000 का बेचा जा सकता है। बताएं इस पर जरा अपनी राय दीजिए सर। 9,200 का 130-35 के आसपास चल रहा है, राइट? हाँ, और 9,000 का चल रहा है 60 रुपए के आसपास। तो 9,130 में खरीदेंगे और आप 60 में ये बेचेंगे 9,000 वाला। यानी 70 रुपए में काम हो गया आपका, करेक्ट? राइट, हाँ। और आपके पास 225 पॉइंट की कुशन है, तो ये आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 70 पॉइंट आप दे रहे हैं तो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 150 पॉइंट तक आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए एक स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर आप मंदी करके जाना चाहें तो। ये क्लियर कट है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके लिए पिक ऑफ द डे का बिगुल बजाने की तैयारी में, और कुणाल जी और राकेश जी ने आजकल अब नया एक सिस्टम शुरू किया है जिसमें कल का पिक ऑफ द डे वो आज देते हैं। पहले एक बार अदानी पोर्ट दिया था, मुझे याद है, वो उसी दिन जोर से बढ़ गया 10-15 रुपए। एक और कौन सा दिया था कुणाल जी? 2 पिक ऑफ द डे दिए थे ना आपने एक दिन पहले ही, दूसरा कौन सा था? अनिल जी, अडानी पोर्ट दिया था हाल ही में, और उसमें फिर कई लोग साथ हो गए थे, बहुत बड़ी तेजी। उसी दिन सारे टारगेट आ गए थे अनिल जी। वो तो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं हो तो आपने बताया नहीं। अच्छा, वो आपको भी याद नहीं है जो मुझे याद नहीं। 2 दिए थे आपने, दूसरा आप भूल गए शायद। बंसल जी आपने दिया था ना, सिंगल अकेले। हाँ अनिल जी, वो आईबुल हाउसिंग था। बट अनिल जी अभी आप बिगुल बजाएं अनिल जी, टाइम कम है, तो जो भी व्यूअर्स हैं उनको टाइम मिलना चाहिए बेचने का ना। ओ अरे चलिए, बिल्कुल। अच्छा, बेचने का है, मतलब इसका मतलब कॉल तो बेचने का, ये तो लीक हो चुका है बंसल जी की तरफ से। जल्दी से बिल्कुल पिक ऑफ द डे का। बनाएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है अपोलो टायर पे, जिसपे काफी बड़ी तेजी बनी थी। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना था। तेजी के बाद आज पैटर्न फेलियर हो रहा है। 89-90 रुपीज से एक नेकलाइन को तोड़ रहा है, और जिस तरीके से एनबीएफसी में गिरावट आ रही है उस तरीके की बड़ी गिरावट अपोलो टायर भी दिखा सकता है। पैटर्न परफेक्ट ट्रेड है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, क्लियर ब्रेकडाउन है, ट्रिपल टॉप पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना है, और जो ब्रेकडाउन है वो 89 रुपीस के नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके चले। इसके लिए एक बड़ा टारगेट हम लोग दे रहे हैं, 77 का टारगेट है। 77 रुपए तक ये स्टॉक नीचे जाना चाहिए, वहीं पर बड़ा सपोर्ट है। बीच में कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट चार्ट पर नजर नहीं आता है, तो इन स्तरों पर शॉर्ट करके चलें। 91 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 77 का टारगेट होगा। शॉर्ट करना है अपोलो टायर्स। और अब तक जो पिक ऑफ द डे 2 आपने दिए हैं एक दिन पहले, वो बहुत सुपर हिट रहे। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर अनाप शनाप गैप से ओपनिंग मिलके गेन मिले हैं। अदानी पोर्ट एक ही दिन में उसी दिन 10-12 रुपए बढ़ाए। और अपोलो टायर तीसरा स्टॉक है जो कुणाल जी और राकेश जी को कल की पिक ऑफ द डे के तौर पर आज ही ये देने का मन कर रहा है। इसका मतलब क्लियर कट और सीधा टारगेट छोटा नहीं है। आप देखिए टारगेट देखिए 77 रुपए, 77, यानी कि लगभग 8-10% नीचे का टारगेट है। क्लियर कट टारगेट बहुत नीचे का आता हुआ दिख रहा है। और उनका यह मानना है कि इससे पहले कहीं कोई ढंग का सपोर्ट ही नहीं है, मतलब रुकना ही नहीं है, मतलब जाना ही है नीचे। और शॉर्ट में तो आपको पता ही कि किस तरह का मूड माहौल इस वक्त बना हुआ है, तो ये आप फोकस में करिए। और इस बीच ये एक बड़ा कल का पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, तो इस पर आपको फोकस करना है। इस बीच WHO की तरफ से कुछ बयान आने की भी खबरें आ रही। कोरोना वायरस को लेकर क्या बयान है हम आपके सामने रखेंगे, थोड़ी सी देर में आपके सामने वो भी रखने वाले हैं। तो ये है आपके लिए एक इस वक्त खबर जो WHO की तरफ से। दीप, आपने देखी है खबर, क्या खबर एग्जैक्टली आ रही है? अनिल जी, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मेरे को भी एक लाइन ही दिखी उसकी, पर नजर है उस पर। 2 चीजें हुई हैं सर WHO की। एक तो
उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप अमेरिका लगा रहा है चीन पर कि ये मैनमेड वायरस है या चीन की लैब में वायरस बना है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो WTO ने चीन का पक्ष लिया है जहां तक अमेरिका के आरोप का सवाल है। आगे देखते हैं सर, अगर वायरस को लेकर या वैक्सीन को लेकर कुछ अपडेट आता है। पिछले हफ्ते इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, हालांकि उससे कुछ बड़ा निकला नहीं था WTO के, तो नजर रखेंगे सर उस पर। तब तक पर अभी बड़ी खबर सर वैसे तो कुछ नहीं आई, बट अनुमान ये लगा जा रहा है कि देखिए सर, वुहान में कोरोना के जो लक्षण थे वो दिसंबर के शुरुआत में दिखे, तो ये एक बड़ी बात है सर, क्योंकि 31 दिसंबर को चीन ने विश्व को बताया था कि ये वायरस परेशान कर रहा है, पर WHO कह रहा है कि इन्हें दिसंबर की शुरुआत से ही वायरस के लक्षण दिखने मिल गए थे, पर आगे हमें तब तक खबर नहीं दिखी, ना ही WHO ने ना ही चीन में। तो ये एक बड़ा खुलासा आ रहा है सर, क्योंकि 31 दिसंबर को आप कह सकते हैं एक ग्लोबल डिस्क्लोजर हुआ था इस वायरस को लेकर। अच्छा, ओके, ये मतलब इसका नाम तो कोविड-19 रखा, मतलब आ तो दिसंबर में गया था ये। जी अनिल जी, इनफैक्ट नवंबर में केसेस आने शुरू हुए थे, पर उस समय इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। पर एक जो अमेरिका का आरोप ये है कि आपने ग्लोबली जो इसका डिस्क्लोजर हुआ था वो आपने 31 दिसंबर को किया था, पर आपको पहले से ही मालूम था कि ये वायरस तेजी से फैल सकता है और परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये एक आरोप अमेरिका में ने भी लगाया और बाकी देशों ने भी लगाया। तो कहीं ना कहीं अब ये जो WHO का बयान है वो इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि पहले से ही पता चल गया था कि ये वायरस ज्यादा गंभीर हो सकता है और परेशानी क्रिएट कर सकता है, फिर भी 31 दिसंबर तक इस वायरस के बारे में बताया नहीं गया था। वैसे तो सर नवंबर से ही ये जो वायरस है इसकी डिजीजेस आनी शुरू हो गई थी। चलिए, तो इस वायरस ने एक चीज और है कि उसने दीप को बिजी रखा हुआ है। हर रोज दीप नए नए आंकड़े इकट्ठे करते हैं, रोज सुबह आपको लिंक सुनाते हैं, और दीप के लिंक के बाद 7 बजे मेरा फोनर होता है, और मेरी सबसे बड़ी समस्या सुबह सुबह यही है। दीप जब ग्लोबल मार्केट का अपडेट देते तो कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं बोलते जिसके बेसिस पे मैं जोर से बोलूँ कि नहीं मार्केट अच्छा है, नहीं मार्केट अच्छा है। तो कभी तो दीप वो वक्त आएगा जब आप भी अच्छा कुछ बोलोगे और उसके बाद मुझे और अच्छा बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल बाजार होते दिख रहे हैं बंद 9650 9660 के अहम लेवल के नीचे बंद हो रहे हैं, लेकिन 9200 के भी नीचे बंद नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा ठीक है। और 19200 19300 के आसपास निफ्टी के बंद होने के आसार दिख रहे हैं। अच्छा, थोड़े डिस्काउंट पर भी चल रहे हैं, तो 19300 आया है और ये 9220 के आसपास इस वक्त निफ्टी चलता हुआ दिख रहा है। तो आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हैं जहां बाजार बंद होने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, और इसी पर आप फोकस कीजिए। ओके, नुकसान लगातार दूसरे दिन, और आज का नुकसान थोड़ा इसलिए भी भारी कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अमेरिका 1.5 1 से 1.25% मजबूत है, उसके बावजूद भारतीय बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, और ये कमजोरी आप देख सकते हैं हुई है 9222 पर बंद हुए हैं प्रोविजनली। निफ्टी थोड़ा सा नीचे आएगा, फाइनल क्लोजिंग 71 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 408 नीचे बंद हुआ है, 19334 थोड़ा सा नीचे बंद आएगा, ये बात पक्की है। और सेंसेक्स 200 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता हुआ दिखा है। ये है आज के लिए आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग का पूरा मामला। थोड़ी देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि बंद होने के बाद बाजार आज बंद होने के बाद आपके लिए क्या कुछ खास क्या एक्शन है शाम को, वो भी आपके सामने आएगा। लेकिन तब तक दीप एक बार जल्दी से वो स्टॉक्स बता दे जहां पर आज एक्शन रहा है मार्केट में। बिल्कुल अनिल जी, सबसे ज़्यादा बिकवाली तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में ही आई है, आप नज़र डालिए तो एक बड़ा ब्रेकडाउन आपने आज SBI में देखा है, साथ ही बजाज फाइनेंस में देखा है। दिन के लो पर क्लोज हुए, बल्कि स्पॉट मार्केट में तो बजाज फाइनेंस 2000 के नीचे भी चला गया था। तो निफ्टी के टॉप लूजर्स में तो SBI और बजाज फाइनेंस आपको सबसे आगे दिखे हैं आज। साथ ही कंजम्पशन स्टॉक्स में आज काफ़ी प्रेशर आया, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, इन दोनों पर ही बिकवाली का दबाव हमने देखा। फार्मा स्टॉक्स ने आज परफॉर्म नहीं किया, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ये भी थोड़े सन फार्मा ये भी प्रेशर में आते हुए दिखे। HUL लगातार दूसरे दिन गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा था। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। M&M सरप्राइज आउट परफॉर्मर था, 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल में रिबाउंड की वजह से ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दोनों को सहारा मिला। हिंडाल्को, टाटा स्टील में भी आज आपने थोड़ी सी खरीदारी जरूर देखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो एक बड़ा ब्रेकडाउन आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखा, 9% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आंध्र प्रदेश में भी ये कोविड टैक्स लगा दिया गया है 50% का।
जस्ट डायल, यूनाइटेड ब्रूरीज, वोल्टास, अपोलो टायर्स, DLF और जो अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक आपने दिया था सर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 4.5% की गिरावट के साथ ये भी बंद हुआ। तो खराब दिन रहा और लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। काफी जो ब्रेथ थी वो आज काफी खराब रही सर। बिल्कुल। आइए ये है आपके लिए इस वक्त की क्लोजिंग बाजार की आती हुई, लेकिन बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ है खास। शाम 6 बजे आपके लिए एक स्पेशल शो होगा। मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार ने ट्रेनें चलाने का ऐलान तो कर दिया, ये एक अच्छा और बढ़िया कदम भी है। कई जगहों से मजदूर रवाना भी हुए हैं, लेकिन मजदूरों और कामगारों का एक बड़ा तबका आज भी रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सफर करने की जो जटिल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें फंसा हुआ है। पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओ, 6 पेज लंबा फॉर्म है, फिर जाके मेडिकल सर्टिफिकेट का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर टिकट, ये लंबी प्रोसेस है जिसमें लोग अटके पड़े हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इन्हें घर भेजने का कोई एक आसान तरीका हो सकता था। इसी पर हम खास शो करेंगे आज शाम, घर वापसी पर घमासान क्यों। आज शाम 6 बजे देखिएगा ये स्पेशल शो, घर वापसी पर घमासान क्यों। और अब बाजार बंद होने का वक्त आ चुका है, लेकिन बंद होते ही कुणाल जी, राकेश जी और बाकी सारे एक्सपर्ट्स के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बता दूं कि बस अब से ठीक 15 मिनट बाद 3:45 पर मैं और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सुनील शेट्टी साहब हम फेसबुक पर लाइव करने जा रहे हैं। हम आपस में बात करेंगे बिजनेस की, बाजार की, बॉलीवुड की और उनकी बॉडी बिल्डिंग की, उनकी फिल्मों की, उनके डायलॉग्स की, उनके गानों की और उनकी खट्टी मीठी यादों की। तो ये मिस मत करिएगा। विश्वेश जी के चेहरे पे भी मुस्कान दिख रही है, ऐसा लग रहा है विश्वेश जी भी तैयार है इसमें शामिल होने के लिए। तो बस अब से 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद हम ये शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी से विदा लेने का वक्त भी आ रहा है। तो कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का भी शुक्रिया है, हमारे अविनाश जी का और विश्वेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करेंगे, सुमित जी का भी शुक्रिया। और आप सब लोगों से भी निवेदन है शामिल हों, सवाल वाल भेजें, साथ में आप विश्वेश जी साथ में टाइप करते रहना आपको जो जो पूछना है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पैनल पे भी, बाकी तो हम थोड़े उम्र में ज्यादा हो गए, विश्वेश जी और सुमित जी तो अभी भी बॉलीवुड हीरो बन सकते हैं। और मैं तो इनके फोटो भी देखता हूँ दोनों ही, मतलब कहाँ से सुमित जी तो ऐसी ऐसी हसीन वादियों में जाकर फोटो खिंचवा कर आते हैं, कभी रोड के बीच में, कभी पहाड़ पे। और विश्वेश जी भी एकदम मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एकदम शाही तरीके से। तो चलिए कभी आप लोग बॉलीवुड में ट्राई करें और अगर हीरो बन जाए तो मुझे इंटरव्यू जरूर दीजिएगा प्लीज। भूल मत जाइएगा कि आप किसी दिन मेरे साथ पैनल पे बैठते थे। तो ये आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं है। चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का अपडेट है और 3:45 पर सुनील शेट्टी साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो भी आप मिस मत करिएगा। लेकिन वो होगा फेसबुक पर, चैनल पे नहीं, फेसबुक लाइव होगा, वहां पर जरूर हम मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।